है और फिर सब खत्म हो जाता है। यहाँ की हवा अच्छी है। जब हुआन फेंग की आंखें फिर से ठीक हो गई तो उसने आसपास के दृश्यों को देखा और ताजी हवा के साथ खुद से कहा, यह उनका दूसरा प्रसारण है। अंतिम प्रसारण ने उसे सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया। उस समय उनके पास अपने आसपास की हर चीज का निरीक्षण करने का समय नहीं था। इसके अलावा युद्ध के कारण उसके चारों ओर बारूद की गंध थी। वो ये नहीं जान सका कि हवा उसकी वास्तविक दुनिया से अलग थी। हालांकि ट्रांसमिशन स्पष्ट रूप से अलग है। इस बार उसे युद्ध के मैदान में नहीं भेजा गया है। उसके आसपास इतने सारे दुश्मन नहीं है और बारूद की कोई घबराहट वाली गंध नहीं है, इसलिए वो अपने चारों ओर की हवा को महसूस कर सकता है। हालांकि हुआन फेंग को जल्द ही पता चला कि उनका प्रसारण अभी भी शांतिपूर्ण नहीं था, क्योंकि उनके चारों ओर समुराई सूट में लोग कमर पर तलवारें लटकाए हुए थे। ये लोग जल्दी में थे और उनके चेहरे पर गरिमा थी। है ना, यह मेरा दूसरा प्रसारण है। क्या फिर से ऐसा माहौल है? हुआन फेंग का दिल तुकाव दाव। वो भविष्यवाणी करने में सक्षम है कि उसका वातावरण पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर नहीं होगा, जिसने उसे कुछ पेट भरने दिया, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार प्रसारण को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया जाता है। उसे बुरा लग सकता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बदल सकता है। हुआन फेंग, जो जानता है कि वो बदल नहीं सकता, को इस समय का उपयोग अपने परिवेश के बारे में जानने के लिए करना होगा। केवल इसी तरह से वो लंबे समय तक जीवित रह सकता है और अधिक अच्छी चीजें प्राप्त कर सकता है। सौभाग्य से सिस्टम का उद्देश्य हुआन फेंग को शर्मिंदा करना नहीं था। जब उन्होंने इसे भेजा तो उनके कपड़े समुराई कपड़ों में बदल गए थे, जो उनके आसपास के लोगों से अलग नहीं थे, इसलिए इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 438 पूछताछ। ये जगह कहाँ है मेरे दोस्त? हुआन फेंग ने सफेद गाउन पहने एक युवक को पकड़कर पूछा। युवक ने सबसे पहले हुआन फेंग को उत्सुकता से देखा। आखिरकार हुआन फेंग यहाँ आ गए हैं। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ है। ये स्पष्टतः अजीब था। हालांकि दूसरा पक्ष इसकी गहराई में नहीं गया, लेकिन कहा, यह मनशान टाउन है। ये दोस्त क्या आप खो गए हैं? जाहिर है ये युवा केवल इस संभावना के बारे में ही सोच सकता है, अन्यथा हुआन फेंग को पता नहीं चल सकता कि वो कहाँ है। हाँ, हुआन फेंग ने सिर हिलाया। मुझे मेरे पिता ने आदेश दिया था, लेकिन मैं उनके एक पुराने दोस्त से मिलने गया था। हालांकि रास्ते में मुझे पहाड़ी डाकुओं के एक समूह ने लूट लिया था और मुझे मेरे सामने पहाड़ के पास फेंक दिया गया था। इसलिए अब मैं न केवल दरिद्र हूँ, बल्कि अपना रास्ता भी भूल गया हूँ। सो है, युवक ने अचानक कहा कि उसे हुआन फेंग की बातों पर कोई संदेह नहीं है। वर्ष के इस समय सड़क शांतिपूर्ण नहीं है। ये बहुत सामान्य है। पहाड़ी डाकुओं द्वारा डकैती अक्सर होती रहती है। इसके अलावा हुआन फेंग की शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह कोई बुरा इंसान है। अब खाने का समय हो गया है। मुझे लगता है कि मेरे दोस्तों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो कृपया हमारे साथ रात के खाने में शामिल हों। जाहिर तौर पर वो युवक गर्मजोशी से भरा हुआ व्यक्ति था। ये जानते हुए कि हुआन फेंग के पास पैसे नहीं थे और शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, उन्होंने उसे आमंत्रित किया। इसका यही मतलब है, हुआन फेंग ने कहा कि वास्तव में उनके पास पैसे नहीं है। उसे पहाड़ी डाकुओं ने नहीं लूटा था, बल्कि उसने ही भेजा था। नाजी में कुछ चीनी सिक्के भी है। हालांकि यहाँ इसका उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए ये कहना सही है कि हुआन फेंग दरिद्र है। यदि आप शर्मिंदा हैं तो आपको बाहर जाते समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, युवक ने स्पष्ट स्वर में कहा। फिर धन्यवाद, हुआन फेंग ने मना नहीं किया। हालांकि वो ज्यादा भूखा नहीं था, फिर भी यहाँ कुछ लोगों से मिलकर अच्छा लगा। ऐसे में वो यहाँ की चीजों के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। इसके बाद युवक हुआन फेंग को एक रेस्टोरेंट में ले गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से दूसरों के साथ एक नियुक्ति की। वैसे मेरा नाम लियू मिंगजी है और मैं अभी तक इस दोस्त का नाम नहीं जानता। निचली पीली चोटी में जैसे ही हुआन फेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो थोड़ा जियान वो व्यक्ति जैसा था। ये भाई हुआंग है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लियू मिंगजी ने भी कहा। जब लियू मिंगजी हुआन फेंग को रेस्तरां में लाती है तो वहां लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लियू मिंगजी ने दोनों पक्षों का परिचय दिया और हुआन फेंग को यह भी पता था कि पहले से इंतजार कर रहा व्यक्ति, जिसका नाम ली डेयू है, और लियू मिंगजी दोस्त है, लेकिन वे एक पर्वत द्वार भी है और पर्वत द्वार कियाओ द्वार है। दुनिया बहुत छोटी है। जब हुआन फेंग को पता चला कि लियू मिंगजी और ली डेयू कियाओ से है, तो वह ये सोचकर हैरान रह गए कि उन्हें जो पहला आंतरिक मानसिक कौशल मिला वो कियाओ था, और फिर उन्हें कियाओ को सर पर दौड़ने वाली गड़गड़ाहट मिली। जाहिर है कियाओ के साथ उनके अच्छे संबंध थे। हालांकि हुआन फेंग को उम्मीद नहीं थी कि कियाओ संप्रदाय के साथ उनका पूर्व निर्धारण इस बिंदु पर आएगा। उन्होंने इसे अभी कियाओ संप्रदाय को भेजा है। हुआन फेंग कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते कि जिस व्यक्ति को वो खींच रहे हैं वो वास्तव में कियाओ संप्रदाय से है। ली डेयू लियू मिंगजी की तरह ही सीधे साधे हैं। ये जानने के बाद कि हुआन फेंग को एक पहाड़ी डाकू ने लूट लिया था, उसने भी अपने चेहरे पर चिंता दिखाई और हुआन फेंग को कुछ चांदी के सिक्के निकालने के लिए तैयार किया। उनके बगल में लियू मिंगजी ने भी उसी तरह का अभिनय किया, जिसने हुआन फेंग को दिल से हिला दिया। ऐसा लगता है कि संचरण स्थान अच्छा है। कियाओ संप्रदाय के ये दो लोग अभी भी अच्छे हैं। हुआन फेंग ने विनम्रतापूर्वक चांदी के सिक्के एकत्र किए। वह नहीं जानता था कि वो यहाँ कितने समय तक रहेगा, इसलिए उसके पास हर समय पैसे नहीं होते थे। ये स्पष्टता अच्छा नहीं है। लियू मिंगजी और ली डेयू के व्यवहार ने भी हुआन फेंग को कियाओमैन के प्रति पसंद किया और वे दोनों एक सीधी रेखा में आगे बढ़े। भाई लियू, भाई ली, मैंने अभी देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग तलवारें पहने हुए हैं। वे जल्दी में हैं और उनके चेहरे चिंता से भरे हुए लग रहे हैं। क्या यहाँ कुछ गड़बड़ है? बर्तन खाने और कुछ शराब पीने के बाद हुआन फेंग ने अपने संदेह के बारे में पूछा। उन्हें यहाँ की स्थिति को समझना था ताकि अगली बार व्यवस्था कर सके। जब यहाँ के व्यंजनों की बात आती है तो हुआन फेंग अपने दिल में प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। पिछली बार जब उसने उन्हें वितरित किया तो भंडारण बॉक्स ने अचानक उसे युद्ध के मैदान में भेज दिया। वहां वह गर्म खाना भी नहीं खा सकते थे। अधिकांश समय वह लड़ता रहता था। वह सचमुच भूखा था, इसलिए वह कुछ खा सकता था, लेकिन इसमें और कुछ नहीं था, बस सख्त पकी हुई रोटी थी।
ये स्वादिष्ट था, इस शब्द का कोई अंत नहीं है। हालांकि इस बार भंडारण बॉक्स ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, कम से कम खाने के मामले में। परिणाम स्वरूप उन्हें 2 मेहमान नवाज व्यंजन मिले। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट के व्यंजनों का स्वाद भी बहुत अच्छा है। वे वास्तव में शुद्ध, प्राकृतिक, प्रदूषण मुक्त हरा भोजन है। इन्हें खाते समय आप मुंह में हल्की सुगंध महसूस कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ कोई उन्नत उद्योग और प्रदूषण नहीं है। वे व्यंजन। जहां तक शराब की बात है, हुआंग फैंग बहुत संतुष्ट नहीं है। वाइन की मात्रा अधिक नहीं है और इसे मुंह में पीने पर उसे बहुत बड़ा महसूस नहीं होता है। हुआंग फैंग का अनुमान है कि शराब की मात्रा पृथ्वी पर मौजूद बियर से भी बदतर है। हालांकि ये स्पष्ट है कि यहाँ के लोग अच्छी तरह से शराब नहीं पीते हैं। लियू मिंगजी और ली डेयू, जिन्होंने कुछ पे पिया है, थोड़ा लाल हो गए हैं। यहाँ तक कि आसपास की टेबलों पर बैठे लोगों में भी बहुत अधिक शराब पीने की प्रवृत्ति दिखती है। बेशक हुआंग फैंग ने यह भी पाया कि जियानवू में ये लोग शराब पीना पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे पहले कितनी वाइन मिली थी। यहाँ वाइनरी खोलना अच्छा है, हुआंग फैंग ने मन में सोचा, लेकिन अब तक वो केवल एक बार ही इस स्थान पर आ सका है। वो एक बार में 1 वर्ष तक रह सकता है, भले ही उन्होंने वाइनरी खोली हो। ऐसा लगता है कि फॉलो अप से उन्हें बहुत अधिक लाभ नहीं मिलेगा। हुआंग फैंग, क्या तुमने इसके बारे में सुना भी नहीं है? ली डेयू उत्सुकता से हुआंग फैंग को देखता है और पूछता है। हुआंग फैंग वह समुराई वर्दी है जो वह पहनता है। इसलिए ली डेयू और लियू मिंगजी दोनों सोचते हैं कि हुआंग फैंग एक जियांगू व्यक्ति है। जब तक वह तियानजू राज्य में एक जियांगू व्यक्ति है, कोई नहीं इसके बारे में नहीं सुना है, इसलिए ली डेयू उत्सुक होंगे। मैं सचमुच नहीं जानता। हुआंग फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ समय पहले मैं एकांत में अभ्यास कर रहा था। मैं बाहरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता। सो है। ली डेयू और लियू मिंगजी ने सिर हिलाया और कहा, जियांगू में लोगों के लिए एकांत में अभ्यास करना कोई बहुत अजीब बात नहीं है। इसलिए यह सामान्य है कि हुआंग फैंग को बाहर की चीजों के बारे में पता नहीं है। ये तियानजू और किंगफे के बीच युद्ध से शुरू होता है। लियू मिंगजी ने शराब का एक घूंट लिया और थोड़ी शराब के साथ कहा, बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 439 इरादा। युद्ध, फिर से युद्ध। जब हुआंग फैंग ने ये 2 शब्द सुने तो उसके दिल में रोना आ गया। वो उन्हें हमेशा युद्ध में कैसे प्रसारित कर सकता था? क्या आप अपने आप को शांतिपूर्ण वातावरण में स्थानांतरित नहीं कर सकते? अपने आप से कुछ पैसे कमाएं और फिर एक छोटे भाई के साथ एक अच्छे परिवार की लड़की के साथ छेड़खानी का जीवन जिए। हालांकि ये चीजें स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग के लिए एक विलासिता है। 2 प्रसारणों के बाद उसके आने का समय बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए वह केवल उन्हें ही स्वीकार कर सकता है। उसके बाद लियू मिंगजी ने हुआंग फैंग को उसकी पहेलियां सुझाने में मदद की। हुआंग फैंग भी अपने वर्तमान परिवेश को समझते थे। कहा जा सकता है कि यहाँ दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। हालांकि मैंगशान शहर दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, लेकिन यह अग्रिम पंक्ति नहीं है। ये जियानवू लोग अभी यहाँ इकट्ठा होते हैं और फिर वे आधिकारिक तौर पर अग्रिम पंक्ति में जाएंगे। हालांकि अग्रिम पंक्ति और यहाँ के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं है, केवल आधा दिन है। हालांकि मंगशान टाउन में अग्रिम पंक्ति के शहरों की तुलना में गैरिसन है, लेकिन कोई तुलनीयता नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग जो सड़क पर देखता है उनमें से अधिकांश जियानवू लोग हैं, सैनिक नहीं। अब दोनों देशों की सेनाएं अग्रिम पंक्ति में जा रही हैं और युद्ध छिड़ने की कगार पर है। हालांकि मैंगशान टाउन में ज्यादा युद्ध नहीं है और यहाँ बहुत सारे व्यवसाय हैं। बेशक एक बार जब अग्रिम पंक्ति के शहर टूट गए तो यहाँ गिरने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वे व्यवसाय हाल ही में शहर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इसके बारे में सोचने के बाद हुआंग फैंग ने अब यहाँ से जाने का फैसला नहीं किया। वो आज भी दुनिया के लिए बहुत अजीब है। इसके अलावा वो उपन्यासों में एक साथ इतने सारे जियानवू लोगों को देखकर बहुत खुश हैं। हकीकत में ये अकल्पनीय है। बाई जियाओरो जैसे कुछ लोग अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे हैं। हालांकि आखिरकार ऐसे लोग अल्पसंख्यक हैं और हुआंग फैंग ने बहुत कुछ नहीं देखा है। इसलिए हुआंग फैंग एक ही व्यक्ति से उसी तरह से मिले हैं और स्वाभाविक रूप से जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो युआन लियांग, क्विंगफे देश का रक्तज्वाला संप्रदाय कल यहाँ होगा? हुआंग फैंग ने पूछा। लियू मिंगजी ने बस दोनों देशों के बारे में बातें कही हैं, इसलिए हुआंग फैंग भी जानते हैं कि रक्तज्वाला युआन लियांग की मदद करती है और चीजें कल आएंगी। हाँ, ये कल सुबह इसी शहर में होना चाहिए। लियू मिंगजी ने कहा, वह आदमी यहाँ चुनौती देने के लिए आया है। हालांकि हम यहाँ जिन संप्रदायों को इकट्ठा कर रहे हैं वे उसे कभी वापस नहीं आने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन दोनों देश अभी भी लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हुआंग फैंग ने यह दिखाने के लिए सिर हिलाया कि वह जानता था कि दूसरा पक्ष डरता नहीं है, अन्यथा वह इस तरह यहाँ नहीं आता। हमारे तियानजो साम्राज्य के मुख्य द्वार संप्रदाय कब आएंगे? हुआंग फैंग पहले से ही जानता है कि ये सभी स्कूल छोटे हैं, यहाँ तक कि कियाओ संप्रदाय भी, जिसमें उनके साथ बहुत अधिक पूर्वनीति है, कोई बड़ा नहीं है। अधिक से अधिक यह एक मिडिल स्कूल है या उससे थोड़ा नीचे भी। ये लगभग 1 या 2 दिन है, ली डेयू ने कहा। हालांकि स्थिति आशावादी नहीं है। आखिरकार तियानजो राज्य के वुलिन की समग्र ताकत किंगफेंग राज्य की तुलना में नहीं है। इस बार लगभग सभी अन्य पक्ष आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है ये धमकी देने वाला है। आखिरकार हमारे बगल में सेना में लोग हैं। हालांकि दूसरे पक्ष में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ कोंगमिंग है, जो एक बड़ी समस्या है। प्रथम श्रेणी के मास्टर कितने अच्छे हैं? हुआंग फैंग ने पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े तियानजो देश में प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ भी नहीं थे, जबकि क्विंगफेंग देश, जिससे लियू मिंगजी और ली डेयू डरते थे, इतना प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ था। उन्होंने जो उपन्यास और टीवी कार्यक्रम देखे उनमें कई प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ, यहाँ तक कि सुपर प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ भी थे। प्रथम श्रेणी के स्वामी कितने शक्तिशाली हैं? वास्तव में हम नहीं जानते, क्योंकि हमने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा है। लियू मिंगजी ने अपने चेहरे पर अफसोस और लालसा के साथ कहा कि वो एक मार्शल आर्ट व्यवसायी भी थे और स्वाभाविक रूप से उसने सोचा कि वो कब प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ बनेगा। हालांकि हम नहीं जानते कि प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ कितने शक्तिशाली हैं। हमारे संप्रदाय के नेता हुआ को द्वितीय श्रेणी के शीर्ष विशेषज्ञ कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति सैकड़ों सैनिकों से घिरा हुआ हर जगह से पीछे हट सकता है, ली डेयू ने कहा।
ये भी बढ़िया है, हुआन फैंग ने भावुक होकर कहा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ हैं। ये द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली है और सोने की मात्रा बहुत अधिक है। इस तरह ये सामान्य है कि प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ कम है। हालांकि ये भी कल्पना की जा सकती है कि और भी भयानक प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लियू मिंगजी और ली डेयू को आने वाले विवाद पर ज्यादा भरोसा नहीं है। भोजन के बाद हुआन फैंग दो लोगों के करीब रहा है और उनके मुंह के माध्यम से हुआन फैंग शायद दुनिया के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जानता है। रात्रिभोज के बाद लियू मिंगजी चले गए। उन्हें अपने स्कूल वापस जाना है, लेकिन हुआन फैंग उनके स्कूल से नहीं है। जाहिर है वे वहां नहीं जा सकते। सौभाग्य से हुआन फैंग के पास उनके द्वारा छोड़े गए पैसे हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह खोजने की चिंता नहीं है। इस शहर में कई व्यवसायी गुजरते हैं, वो सराय निश्चित रूप से दुर्लभ नहीं है। कुछ पैसे खर्च करने के बाद हुआन फैंग प्रथम श्रेणी के घर में रहता है। उनका खुद को गाली देने का कोई इरादा नहीं है। अगर उसके पास पैसा है तो वो उसे खर्च करेगा। जहां तक सवाल है, अगर पैसा खत्म हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ये भी एक अच्छा उपाय है। लियू मिंगजी और हुआन फैंग के मुंह से हम देख सकते हैं कि किंगफेक देश पर आक्रमण के कारण सरकार ने लड़ाई में मदद करने के लिए कुछ जियानगू लोगों को काम पर रखने के लिए इनाम की भी पेशकश की है। ये लोग आमतौर पर धीली खेती करने वाले किस्म के होते हैं, इसलिए वे अन्य संप्रदायों की तरह इकट्ठा होने के लिए मंगेशान शहर में नहीं आते हैं। आखिरकार उनके पास कोई क्षेत्र नहीं है। भले ही वे किंगफेक देश से संबंधित हो, गुलिन के कुछ लोग क्षेत्र को लूटने के लिए आते हैं, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हुआन फैंग भी भाड़े के समान इस नोटिस के लिए आवेदन करने की योजना बना रहा है। अगर वो किंगफेक देश की सेना को मार गिराएगा तो उसे इनाम मिलेगा। इस तरह हुआन फैंग युद्ध में भाग ले सकता है, पैसा कमा सकता है और एक पत्थर से दो शिकार कर सकता है। हुआन फैंग लियू मिंगजी के शिष्यों के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन आखिरकार उनका कोई संप्रदाय नहीं है। यहाँ एकत्रित सभी शिष्य एक संप्रदाय वाले हैं, उनका जाना उचित नहीं है। इसके अलावा हुआन फैंग को नहीं पता कि उसकी ताकत किस स्तर की है। सामान्यतया उसका प्रशिक्षण समय लंबा नहीं है। तियानजो देश में प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ भी नहीं है। हुआन फैंग ने अपनी ताकत का अनुमान लगाया है, जो कि अधिक से अधिक तीसरी श्रेणी की ताकत है। युद्ध के मैदान में गंदे पानी में मछली पकड़ने के लिए ऐसी ताकत ठीक है। वह सीधे तौर पर उन जियांगू लोगों से प्रतिस्पर्धा करता है। हुआन फैंग का आत्मविश्वास बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए फिलहाल हुआन फैंग की किंगफेक देश में उन जियानगू लोगों से सीधे सामना करने की योजना नहीं है। कल वो अग्रिम पंक्ति के शहर में जाने के लिए तैयार है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 440 निष्पक्ष परीक्षण। मूल रूप से हुआन फैंग की अग्रिम पंक्ति में जाने की योजना अंततः लियू मिंगजी और ली डेयू के आगमन से बदल गई थी। अगली सुबह लियू मिंगजी और ली डेयू ने हुआन फैंग के कमरे का दरवाजा खटखटाया। वे आज युआन लियांग से मिलने के लिए हुआन फैंग को आमंत्रित करने आए थे। आपका मतलब है कि आपने रक्त ज्वाला संप्रदाय के युआन लियांग के लिए एक जीवंत स्वागत समारोह तैयार किया है? हुआन फैंग ने बंद खाते समय खुद से पूछा, और जो दोनों खा रहे थे उन्होंने भी कहा। लियू मिंगजी और ली डेयू सुबह सुबह यहाँ आए, लेकिन उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। आजकल सरायों में आमतौर पर रेस्तरां का कार्य होता है। उन्होंने सिर्फ हुआन फैंग के साथ रात्रिभोज किया, इसलिए हुआन फैंग ने फिर से नाश्ते के लिए पैसे बचाए। लियू मिंगजी और ली मिंगयू को पता है कि हुआन फैंग के पास ज्यादा पैसा नहीं है, इसलिए वे उसका इलाज नहीं कराना चाहते हैं। ये कहना होगा कि यहाँ खाना अभी भी बहुत अच्छा है, स्वाद अच्छा है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत किफायती भी है। उबले हुए बंस वास्तव में पतली त्वचा वाले होते हैं और कई भरावों से भरे होते हैं। एक कौर लेते ही पूरी खुशबू छोड़ जाता है, जिससे लोगों की भूख काफी बढ़ जाती है। हाँ, वो आदमी हमें चुनौती देने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से हम उसे कम हॉर्स पावर देने जा रहे हैं। इसे पारस्परिकता कहा जाता है, लियू मिंगजी ने कहा। हुआन फैंग को भी इस मामले में दिलचस्पी है, इसलिए वो जाने में जल्दबाजी नहीं करते हैं, लेकिन खाने के बाद लियू मिंगजी के साथ जाने और देखने की योजना बनाते हैं। जब हुआन फैंग उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता था कि रिहर्सल कितनी बड़ी थी। लियू मिंगजी के अनुसार मंगशान शहर में आने वाले सभी संप्रदायों के लगभग सभी नेता आ चुके थे और उनके अधिकांश शिष्य भी आ चुके थे। वे सभी एक बड़े चौराहे पर युआन लियांग के आने का इंतजार कर रहे थे। ओह, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। हुआन फैंग घटनास्थल पर लोगों को देखता है। चौराहे के सामने लगभग 30 या उससे अधिक लोग हैं जो स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। उन्हें सभी प्रमुख स्कूलों का नेता होना चाहिए। जाहिर है लोग इस मामले को काफी महत्व देते हैं। अर्थात हम सभी ये देखना चाहते हैं कि रक्त ज्वाला युआन लियांग कहाँ पवित्र है। ली डेयू ने हुआन फैंग को आगे बढ़ाया और कहा। युआन लियांग ने लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं कराया। वास्तव में वे कल रात आए थे, लेकिन उस समय उसने उन्हें नहीं देखा। इसके बजाय उसे रहने के लिए एक सराय मिल गई। दोनों पक्षों ने आज सुबह बैठक का समय चुपचाप तय कर लिया। वास्तव में हुआन फैंग अभी भी उत्सुक है कि दूसरा पक्ष यहाँ कैसे पहुंचा। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते इस वक्त काफी तनावपूर्ण है। रक्त ज्वाला गिरोह के सभी लोगों के लिए तियानजो राज्य के क्षेत्र में प्रवेश करना आसान नहीं है। हालांकि अब दूसरा पक्ष न केवल आता है, बल्कि कई लोगों को भी लाता है। इस दृष्टि से उनमें अभी भी कुछ क्षमताएं हैं। क्विंगफैंग देश, ज़ुएयान संप्रदाय, नेता युआन लियांग और उनके सभी शिष्य आज तियानजो देश के सभी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए यहाँ आए हैं। लोगों का समूह, पहले मध्यम आयु वर्ग के लोग, 30 से अधिक लोगों की भीड़ के सामने चौराहे की ओर बढ़े। किंगफेक देश के कुत्ते चोर, वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। हाँ, वापस लौट जाओ, तियानजो साम्राज्य में आपका स्वागत नहीं है। जैसे ही युआन लियांग की आवाज गिरी, घटनास्थल पर गुस्साए लोग मौजूद थे, जिन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। हालांकि वे सभी नीचे के सामान्य शिष्य थे और ऊपर के नेता थे, जो अब बहुत अधिक नहीं दिखाते थे। युआन लियांग का चेहरा अपरिवर्तित रहा। जब वह आए तो उन्हें यही उम्मीद थी। आखिरकार वो गलती ढूंढने ही आया था, जिसे दोनों पक्ष जानते हैं। इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तियानजो के लोग उनका बिल्कुल भी स्वागत करेंगे।
तियानजो राज्य के वुलिन में अपने मेहमानों के साथ व्यवहार करने का ये तरीका है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने वर्षों से तियानजो में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ के साथ नहीं आए हैं। प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, युआन लियांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उनके शब्द निम्नलिखित लोगों को और अधिक क्रोधित करते हैं, लेकिन उनका खंडन करना आसान नहीं है। आखिरकार उनके पास प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन किंगफेक देश में एक है जो एक सच्चाई है। यह देखकर कि निम्नलिखित लोग खंडन करना चाहते हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। युआन लियांग के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान झलकती है। वह इस बार जोगो लोगों की नाराजगी जानने के लिए यहाँ आए थे। जब तक वे खुश नहीं होंगे, उनका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। जब वे यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे तो उनकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी और वे अकेले ही खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसा नाम ध्वनि जाहिर तौर पर आपके लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता कि इस बार लॉर्ड युआन के यहाँ आने का मामला क्या है। इस समय शीर्ष नेताओं में से एक लोनशेंग ने युआन लियांग से कहा। जब उन्होंने बात की तो उन्होंने उसी समय अपनी गति पूरी तरह से जारी कर दी। कुछ समय के लिए वह युआन लियांग जितना अच्छा था, जिससे नीचे के लोग एक के बाद एक तालियां बजाने लगे। युआन मोऊ लंबे समय से तियानजो के वुलिन की प्रशंसा कर रहा है। आज वो विशेष रूप से आपसे मिलने आता है। वो मार्शल आर्ट के माध्यम से आपसे दोस्ती करना चाहता है और आपके साथ द्वंद्व करना चाहता है, युआन लियांग ने कहा। क्या यह आवश्यक है? यदि मिंग राजवंश के लोग गुप्त रूप से बात नहीं करते हैं, तो किंगफेक साम्राज्य के वुलिन में आप में से लगभग सभी लोग हमारे तियानजो साम्राज्य पर हमला करेंगे। इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे को देखना चाहें, ज्यादा समय नहीं लगेगा युद्ध क्षेत्र। क्या उस समय खुद को अलग कर लेना बेहतर नहीं होगा? एक नेता ने कहा। और उनकी बातों से लोगों के चेहरे भी थोड़े बदल गए। आखिरकार कई लोगों ने, विशेष रूप से उन सामान्य शिष्यों ने, किंगफेक राज्य द्वारा तियानजो राज्य के मार्शल आर्ट के हमले के बारे में सुना। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन अब नेता ने सीधे कह दिया। सभी ने युआन लियांग की ओर देखा और देखा कि उसने ये कैसे कहा। कुछ लोगों ने मन ही मन प्रार्थना भी की। युआन लियांग इससे इनकार करेंगे, उस स्थिति में शायद यह नकली है और उन्हें मजबूत दुश्मन से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि युआन लियांग ने स्पष्ट रूप से इन लोगों को खुश नहीं किया। इस समय किंगफेंग देश के मार्शल आर्ट के सभी लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है और इस खबर को अब छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह मूल रूप से एक खुला रहस्य है। आखिरकार इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद तियानजो देश के सभी लोगों को खबर न मिले, यह असंभव है। हाँ, हमारे दोनों देश जल्द ही युद्ध के मैदान में एक दूसरे को देखेंगे। युआन लियांग ने कहा कि हुआंग फैंग ने देखा कि जब युआन लियांग ने ये कहा तो उनके आसपास के कई लोगों ने अपना चेहरा बदल लिया और अधिक चिंतित और घबरा गए। हालांकि यह एक युद्ध का मैदान है, ऐसी जगह नहीं जहां एक पर एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया जाता है। मुझे डर है कि आप हार जाएंगे और मैं आश्वस्त नहीं हो सकता। आज मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। आइए एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करें, युआन लियांग ने जारी रखा। यह सच है कि युद्ध के मैदान में एक से एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। यहीं पर वुलिन की समग्र ताकत है। इसलिए भले ही हम हार जाएं, हम केवल ये कह सकते हैं कि तियानजो के वुलिन की समग्र ताकत किंगफेंग जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन हम सभी की नहीं। और युआन लियांग के प्रस्ताव ने तियानजो राज्य के लोगों, विशेषकर नेताओं को भी प्रेरित किया। आखिरकार युआन लियांग उनके मनोबल के विरुद्ध लड़ने आए थे और वे किंगफेक राज्य के मनोबल के विरुद्ध भी लड़ सकते हैं, जब तक वे अगली प्रतियोगिता जीत सकते हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 441 ने पहला गेम जीता। कौन किससे डरता है? कहने का मतलब है, मुझे डर है कि आप इसे नहीं बना पाएंगे। कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, मैं ऊपर जाऊंगा। शीर्ष नेता इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नीचे के कुछ सामान्य शिष्य पहले ही भांडा फोड़ चुके हैं। सबसे पहले उनमें से अधिकांश गर्म स्वभाव के थे। अब उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा धमकाया जा रहा है। वे न केवल युद्ध के मैदान में एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा भी करना चाहते हैं। यदि वे यहाँ उनसे युद्ध करना चाहें तो वे इसे कैसे सहन कर सकते हैं? आप सभी तय करें कि क्या वे इस प्रतियोगिता को स्वीकार कर सकते हैं। शीर्ष नेताओं में से एक ने दूसरे की ओर देखा और पूछा, हाँ क्यों नहीं? यदि नहीं तो उसने सोचा कि हम उससे डरते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम में से बहुत से लोग उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका लक्ष्य हासिल हो जाएगा। अगर हमने यहाँ आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू नहीं किया है तो मनोबल पर असर पड़ेगा। हालांकि चूंकि उसने ऐसी चुनौती पेश करने का साहस किया, वो स्पष्ट रूप से तैयार था और अपने तरीके का ध्यान रखता था। जाहिर है इस मुकाबले को लेकर कुछ लोग चिंतित भी हैं। हालांकि उनके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार है। उन्हें अच्छी तरह से तैयार रहना चाहिए, अन्यथा वे यहाँ पहले से नहीं पहुंचेंगे। आप किससे डरते हैं? उनमें से इतने सारे, हम में से कितने? अगर हम उससे डरते हैं तो चलो बस आत्मसमर्पण कर दें। हम और क्या लड़ सकते हैं? एक गर्म स्वभाव वाले प्रधानाध्यापक ने कहा। हाँ, उनकी बातों की खूब पुष्टि हुई। आखिरकार चर्चा के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि दूसरे पक्ष की चुनौती का सामना करना ही होगा, अन्यथा दूसरा पक्ष बिना कार्रवाई किए लक्ष्य तक पहुंच जाता। इसके अलावा नीचे कई शिष्यों के भाव देखें। यदि वे नहीं करेंगे तो कुछ हो सकता है। चलो, आप तुलना कैसे करना चाहते हैं? एक वृद्ध प्रधानाध्यापक ने युआन लियांग से कहा। जब उसने दूसरे पक्ष की बातें सुनी तो युआन लियांग के मुंह पर संतुष्टि की मुस्कान दिखाई दी। उनकी योजना दूसरे पक्ष की अस्वीकृति से नहीं डरती थी। भले ही उन्हें अपने बुरे इरादों का पता हो, वे केवल अपनी चुनौतियां ही स्वीकार कर सकते थे। जहां तक जीत की निश्चितता का सवाल है, युआन लियांग चिंतित नहीं थे। अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो नहीं आता। हमारे पास प्रत्येक पक्ष में 3 लोग हैं, एक पर एक प्रतियोगिता। हालांकि चूंकि मेरे यहाँ केवल एक नेता है, आप केवल एक नेता भेज सकते हैं और अन्य 2 केवल सामान्य शिष्यों में से चुन सकते हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है? युआन लियांग ने कहा। ठीक है, यह उचित है। ऊपर के नेता और नीचे के शिष्य दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हैं और सोचते हैं कि यह उचित है। ठीक है, चूंकि आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। युआन लियांग ने सिर हिलाया। उसके बाद उसने अपनी पीठ की ओर इशारा किया और एक आदमी पीछे से निकला। जाहिर है वो रक्त ज्वाला संप्रदाय का सदस्य था।
लोगों को गपशप करने से रोकने के लिए वो तियानजो साम्राज्य के नेता के पास नहीं गया, बल्कि वो एक साधारण शिष्य के साथ लड़ने जा रहा था। मुझे नहीं पता कि रक्तज्वाला संप्रदाय में कौन है। हालांकि बयान हवेली की तीसरी पीढ़ी के मुख्य शिष्य फू यान के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 30 के आसपास है। वह शीर्ष 3 स्तर के विशेषज्ञ बन गए हैं। वह इसे तोड़ सकते हैं किसी भी समय दूसरे स्तर पर। वह तियानजो साम्राज्य के वुलिन में सबसे प्रसिद्ध उत्कृष्ट नायकों में से एक है। हमने बीमा के लिए कहा है, मुझे लगता है कि यह गेम जीतना हमारे लिए ठीक है। मैदान के दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। इस समय लियू मिंगजी हुआंग फैंग के पास खड़े होकर उससे मिलवाना शुरू करते हैं। जब मैदान पर लोग आते हैं तो इस आदमी की खबर बहुत चालाकी से आती है और यह आदमी काफी मशहूर लगता है। कम से कम जब हुआंग फैंग ने उन्हें मंच पर देखा तो मंच पर मौजूद कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया और एक के बाद एक उनका उत्साह बढ़ाया। यह ऐसा है जैसे ली बिंगयुन के प्रशंसक उन्हें देखने के लिए पागल हैं। कुछ कौशल है। जब हुआंग फैंग ने मैदान पर 2 लोगों के बीच लड़ाई को देखा तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि यह पहली बार था जब उन्होंने प्रामाणिक वुलिन लोगों की लड़ाई देखी। जब उसने ये देखा तो उसने भी मन ही मन गुप्त रूप से अपनी तुलना की कि उसकी तुलना उनसे किस स्तर पर की जाती है। जल्द ही हुआंग फैंग को पता चला कि यदि वो जादू का उपयोग नहीं करता है तो वो केवल 7 याओ थंडर मुट्ठी का अभ्यास करके मैदान पर दोनों का प्रतिद्वंद्वी नहीं लगता है। हालांकि ये भी मामला है जब मैं केवल अपनी आंतरिक शक्ति और 7 याओ थंडर बॉक्सिंग का उपयोग करता हूँ। हालांकि मेरे पास अभी भी जादू और लिंगबो माइक्रोस्टेप है। इन 2 चीजों के अस्तित्व के साथ, विशेष रूप से लिंगबो माइक्रोस्टेप के साथ, मैं अजेय स्थिति में हो सकता हूँ। ये कहना होगा कि यह लिंगबो सूक्ष्म कदम वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय हल्कापन कौशल है। उसके साथ हुआंग फैंग की ताकत भी दूसरे पक्ष जितनी अच्छी नहीं है। हालांकि यदि दूसरा पक्ष उस पर प्रहार करना चाहता है तो यह असंभव है। इसलिए ये स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष के लिए अनुचित है क्योंकि शुरुआत में दोनों पक्ष एक ही स्तर पर नहीं है। तियानलों के 8 हिस्सों की दुनिया में डुआन यू की 6 पल्स वाली दिव्य तलवार लचीली नहीं है। हालांकि लिंगबो के सूक्ष्म कदम से वह मुरोग फू जैसे विशेषज्ञों से निपट सकता है, जिससे पता चलता है कि यह हल्कापन कौशल शक्तिशाली है। हुआंग फैंग के जंगली विचारों के समय जीत और हार को धीरे धीरे मैदान में विभाजित किया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, लियू मिंगजी की उम्मीद पूरी नहीं हुई। फिर फू यांग ने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। इस समय रक्तज्वाला संप्रदाय के लोग इसका सामना करते करते थक गए थे। आसपास के अन्य संप्रदायों के शिष्यों ने अपनी नाखुशी को पूरी तरह से भुला दिया था और एक के बाद एक चीज आ रहे थे। हालांकि हुआंग फैंग ने युआन लियांग पर केवल थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की। ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादा चिंता नहीं थी। भले ही फू यांग को मैदान पर दूसरे पक्ष में कोई खामी मिल गई हो, लेकिन उन्होंने दूसरे पक्ष के चेहरे के बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। भीड़ के उत्साह के बीच फू यांग ने पहला गेम जीत लिया। इस समय उनके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। जाहिर है अभी वो अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट भी थे। हालांकि यह एक संकट है, लेकिन यह उनके लिए एक अवसर भी है और प्रसिद्ध होने का एक अच्छा मौका भी है। फू यांग का मानना है कि यहाँ की प्रतियोगिता कुछ ही समय में पूरे जोगो में फैल जाएगी। उस समय तक उनकी युवा पीढ़ी के प्रथम व्यक्ति की उपाधि स्थिर हो जाएगी। हाँ, मैं जीत गया। फू यांग को देखकर, जिसका भीड़ ने उत्साहवर्धन किया था, लियू मिंगजी और ली डेयू दोनों खुशी से चिल्लाए। जाहिर है, हालांकि वे ऊपर नहीं गए, लेकिन उन्हें जुए की चिंता भी थी। किंगफेंग देश के कुत्ते चो, तुम्हें इस कौशल के साथ बच्चे को दूध पिलाने के लिए घर जाना चाहिए। हाँ, नम पैरों वाला झींगा टोड, जल्दी करो और वापस लौट जाओ। यहाँ अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। निम्नलिखित संप्रदायों के कई शिष्य इस प्रतियोगिता से उत्तेजित हो गए और उन्होंने खूब शराब पी। यहाँ तक कि जिन लोगों को पहले इसकी चिंता थी, उन्हें भी काफी राहत मिली। ऐसा लगता है कि किंगफेंग देश का वुलिन इतना भयानक नहीं है। और यह वही है जो सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापक हासिल करना चाहते हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 442 दूसरे ब्यूरो की शुरुआत। किंगफेंग देश का वुलिन ऐसा ही है। इस समय न केवल नीचे के सामान्य शिष्य किंगफेंग देश के लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं, बल्कि ऊपर के कई नेताओं के आत्मविश्वास में भी भारी वृद्धि होने लगी है। हालांकि इन लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि ब्लड फ्लेम संप्रदाय किंगफेंग देश में सिर्फ एक संप्रदाय है और यह अभी हाल ही में एक बड़ा संप्रदाय नहीं है। हालांकि तियानजो राज्य के वुलिन में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति फू यांग एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, फिर भी उन्हें कोई जबरदस्त लाभ नहीं मिला है। इस प्रकार किंगफेंग राज्य के वुलिन की ताकत बहुत मजबूत है। अफसोस की बात है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने इसे देखा हो, लेकिन उन्होंने इस ओर इशारा नहीं किया हो। आखिरकार तियानजो के वुलिन को अब आत्मविश्वास की जरूरत है। इस समय ये सभी के विश्वास को नहीं हरा सकता। मुझे खेद है गिल्ड लीडर, मेरे अधीनस्थ काम में अच्छे नहीं है। रक्तज्वाला संप्रदाय के सदस्य ने अपनी घायल छाती को ढकते हुए अपना सिर झुकाया और युआन लियांग के सामने कहा, पहले नीचे जाओ, वापस जाओ और तुम्हारे साथ समझौता करो। हालांकि इस समय युआन लियांग ने बहुत अधिक चिंता नहीं की, लेकिन उनके अधीनस्थ पहला गेम हार गए। आखिरकार उनका मूड बहुत अच्छा नहीं होगा। हाँ, उस आदमी ने जल्दी से उत्तर दिया, लेकिन अपने दिल में प्रार्थना की। आखिरकार उन्हें जीतना ही होगा। आखिरकार युआन लियांग के साधन समझ में आ गए हैं। वह न केवल शत्रु के प्रति बल्कि अपने ही लोगों के प्रति भी क्रूर है। यदि वे जीतते हैं तो युआन लियांग का मूड बेहतर होगा और उन्हें कम सजा मिलेगी। पापा, युआन लियांग ने 2 कदम आगे बढ़ाया और ऊंची आवाज में कहा, तियानजो वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और झुके हुए बाघ की भूमि है। मैं यहाँ अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं यहाँ तियानजो में सभी को पढ़ाने के लिए हूँ। कौन सिखाने को तैयार है? जैसा कि उन्होंने कहा, युआन लियांग ने पूरी तरह से अपनी गति जारी कर दी, जो दूसरे दर्जे के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञों की ताकत से संबंधित थी, और अचानक अपनी अनिच्छा दिखाए। दृश्य तुरंत शांत हो गया। हालांकि निम्नलिखित सामान्य शिष्यों में द्वितीय श्रेणी के गुरुओं की ताकत नहीं थी, फिर भी वे तेज सांस को महसूस कर सकते थे। वे जानते थे कि वे युआन लियांग के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे, इसलिए कुछ समय तक कोई आवाज नहीं आई।
ऐसा लगता है कि यह नेताओं पर निर्भर है, लियू मिंगजी ने गरिमापूर्ण चेहरे के साथ कहा, क्योंकि सामान्य शिष्यों में से किसी के पास ऐसी गति नहीं हो सकती। इसके अलावा लियू मिंगजी ने पहले अपने संप्रदाय के नेता की गति को महसूस किया था, जो युआन लियांग से थोड़ा कमजोर था, इसलिए उनका चेहरा इतना गरिमा में होगा। लियू मिंगजी गरिमापूर्ण चेहरे वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं है। इस समय मंच पर मौजूद नेता कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग जो किंगफेंग राज्य की मार्शल आर्ट को हेय दृष्टि से देखते थे, वे इस समय बहुत बदसूरत दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस रक्त ज्वाला संप्रदाय का नेता उनमें से अधिकांश से अधिक मजबूत है। ये सिर्फ एक गिरोह है। किंगफेंग का कहना है कि मुझे नहीं पता कि कितने गिरोह हैं। मुझे जाने दो। इतने में एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, मास्टर टोंग, यदि आप दिखा सके तो ये सबसे अच्छा है। इस समय तुरंत किसी ने कहा, स्वर भी बहुत शिथिल है। इसका मतलब यह है कि मास्टर टोन बाहर आ रहे हैं। कोई समस्या नहीं होगी। रक्त ज्वाला संप्रदाय के बच्चे बदकिस्मत होंगे। कोई मान गया। टोन की उपस्थिति के साथ मंच पर तनावपूर्ण और सम्मानजनक माहौल अचानक बहुत कम हो गया। और सभी लोगों के इस तरह व्यवहार करने का कारण यह है कि वरिष्ठ टोन उपस्थित सभी लोगों की तुलना में लगभग एक पीढ़ी अधिक है। इसके अलावा वह लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। जब उनकी उम्र 40 वर्ष से कम थी तब वे पहले से ही दोयम दर्जे के विशेषज्ञ थे। हालांकि वह इन वर्षों में प्रथम श्रेणी की स्थिति से नहीं टूटा है, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि तियानजोऊ में सबसे आशाजनक स्थिति को तोड़ना और प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ बनना है। इस वरिष्ठ टोन को शीर्ष 3 में होना चाहिए और वह मंगशान शहर के अब तक के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर जो ढलती उम्र तक पहुंच गया है, युआन लियांग की भौं पर झुर्रियां पड़ गईं। हालांकि दूसरे पक्ष ने कोई गति जारी नहीं की है। युआन लियांग को सहज रूप से लगता है कि यह आदमी सरल नहीं है और ऐसा लगता है कि वह खुद से भी बदतर नहीं है। क्यों? क्या तियानजोऊ में कोई नहीं है? क्या आप जैसा बूढ़ा आदमी आना चाहता है? युआन लियांग ने कहा कि वह पहले बूढ़े आदमी पर हमला करना चाहता था। हाँ, तियानजोऊ में हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लेकिन मैं एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आपके साथ व्यवहार करने के लिए पर्याप्त हूँ। मास्टर टोन के चेहरे पर अभी भी एक हानिरहित मुस्कान है। ऐसा लगता है कि युआन लियांग के शब्द उनके दिमाग में नहीं है। युआन लियांग ने देखा कि वह दूसरे पक्ष को मजबूर नहीं कर सकता, इसलिए उसे लड़ना पड़ा। दोनों पक्षों ने पहले एक दूसरे को सूचना दी, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। युआन लियांग ने बूढ़े व्यक्ति पर हमला करने का बीड़ा उठाया और मौके का फायदा उठाना चाहा। ऐसा लगता है कि उसने भी ऐसा किया था। बूढ़े व्यक्ति ने पहल खोद दी और कुछ निष्क्रिय रक्षा का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए युआन लियांग हमला कर रहा था और टोन बचाव कर रहा था। उन सामान्य शिष्यों की नजर में टोन पिछड़ रहा था। मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ तक कि मिस्टर टोन भी उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह ये गेम हार जाएंगे। लियू मिंगजी ने उदास चेहरे के साथ कहा कि वह भी इस बुजुर्ग टोन को जानता है। मुझे कहना होगा कि उनकी खबर बहुत चालाकी भरी है। हुआंग फैंग ने उत्तर नहीं दिया और उनकी दृष्टि लियू मिंगजी और अन्य सामान्य शिष्यों की तुलना में बेहतर थी। इस समय युआन लियांग वास्तव में बाघ और हवा के खिलाफ लड़ रहा था। एक के बाद एक मुक्का मास्टर टोन के पास गया। मुक्के की गति बहुत तेज थी, मलबे के टुकड़े ऊपर ला रही थी और उसकी ताकत भी बहुत बड़ी थी। हुआंग फैंग की सुनने की क्षमता अच्छी थी और उसने विस्फोटों की आवाज भी सुनी। मुट्ठी अत्यधिक तेज और इतनी शक्तिशाली है कि एक ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। हुआंग फैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। उनकी तेज गड़गड़ाहट वाली बॉक्सिंग भी एक भयंकर तरीका है। हालांकि यह युआन लियांग जितना अच्छा नहीं है। हालांकि उनका मानना है कि बॉक्सिंग में पारंगत होने के बाद भी वह ऐसा कर सकते हैं। हुआंग फैंग का चेहरा अन्य शिष्यों से अलग था। उसने बहुत अधिक चिंता नहीं की क्योंकि उसने देखा कि यद्यपि युआन लियांग का हमला क्रूर लग रहा था, लेकिन इससे टोन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो हर बार इसे आसानी से हल कर सकता था। हालांकि मास्टर टोंग और युआन लियांग दोनों द्वितीय श्रेणी के शीर्ष पायदान पर हैं, लेकिन एक अंतर भी है। यदि प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ 100 अंक है और द्वितीय श्रेणी शीर्ष पायदान 90 से अधिक है, तो मास्टर टोंग 99 या 99 की तरह दिखता है। दरवाजे से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर आप इसे तोड़ सकते हैं। और युआन लियांग लगभग 90-25 अंक का है। हालांकि वह पहले से ही बहुत मजबूत है, वो मिस्टर टोन से केवल कुछ ही अंक दूर है, लेकिन जितना अधिक वह इस स्तर पर पहुंचता है, उसके और मिस्टर टोन के बीच एक बड़ा अंतर होता है। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वह 3 या 4 अंक दूर है। अंतर छोटा नहीं है। इसलिए हुआंग फैंग बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है, क्योंकि युआन लियांग सीनियर टोन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 443 देखभाल। अपने आसपास के लोगों की चिंतित आंखों में चौक के केंद्र में श्री टोन शांत थे और उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। इसके विपरीत युआन लियांग, जो अपने जीवन में पहले व्यक्ति थे, अधिक से अधिक प्रतिष्ठित थे। उनके स्तर पर भले ही ये थोड़ा अधिक हो, एक बड़ा अंतर है। युआन लियांग ने सोचा कि उसकी ताकत काफी थी। आखिरकार इस दिन झोगुओ में अधिक विशेषज्ञ नहीं थे। इसके अलावा दूसरा पक्ष अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ है। असली विशेषज्ञों को नहीं आना चाहिए था। उसने बस अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक बूढ़ा आदमी यहाँ आएगा, एक बूढ़ा आदमी जो किसी भी समय पृथ्वी के समान प्रतीत होता था, इतनी आसानी से खुद को दबा सकता था और उसके सभी हमलों को बेकार कर सकता था। हवा देश में बच्चे मर रहे हैं। उस समय मुझे यकीन है। क्या आप नहीं देखते कि वरिष्ठ टोन कौन है? किंगफेंग देश में कुत्ते चोरों से निपटना आसान नहीं है। यह अच्छी बात है कि सीनियर टोंग आज यहाँ है, अन्यथा हम में से कोई भी किंगफेंग देश के कमीने को आसानी से नहीं जीत सकता। इसका मतलब यह है कि यह अच्छा है कि मिस्टर टोंग कल रात समय पर आ गए। चौक के ऊपरी हिस्से में तियानजोऊ राज्य के कई नेता प्रतिस्पर्धा को सहजता से देख रहे हैं। उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से सामान्य शिष्यों से तुलनीय नहीं है, इसलिए वे जानते हैं कि अब तक, हालांकि मास्टर टोंग रक्षात्मक रहे हैं, जब तक युआन लियांग का हमला धीमा है या उसमें कोई खामी है, उनका स्वागत करे यह मास्टर टोंग का एक तूफानी पलटवार होगा। युआन लियांग के लिए हर समय इस तरह का आक्रामक रवैया रखना स्पष्ट रूप से असंभव है। उसका आक्रमण धीमा होना चाहिए और उसमें खामियां होने की संभावना है।
हालांकि तियानजो राज्य के नेता इन दिनों एक दूसरे से सहमत नहीं है। आखिरकार उनका स्तर बहुत अलग नहीं है, लेकिन वर्तमान में वे स्पष्ट रूप से एक ही नफरत साझा करते हैं और टोन के पूर्ववर्तियों की जय जयकार करते हुए एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आखिरकार यदि वे प्रतियोगिता हार जाते हैं तो ये शर्म की बात है कि हर कोई दौड़ नहीं सकता। अंततः युआन लियांग उम्मीद से बाहर नहीं आए। एक खामी थी। वास्तव में यदि वह किसी सामान्य व्यक्ति या उसके जैसी ही ताकत वाले किसी व्यक्ति का सामना कर रहा था तो उस दोष को दोष नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि मुक्का मारने के बाद उसने बस अपनी पुरानी ताकत का इस्तेमाल किया और उसके पास अपना हाथ वापस लेने का समय नहीं था। वास्तव में उससे स्वयं इसका एहसास हुआ था, बिंदु ठीक होने के प्रयासों में था, जब तक कि एक पल में ये किया जा सकता था। हालांकि उसका सामना एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा है जो उससे अधिक अनुभवी और अधिक शक्तिशाली है। यह कोई दोष नहीं है, लेकिन उसे टोंग ने पकड़ लिया है। उसने युआन लियांग को उसकी बाह के कोने में मुक्का मारा। युआन लियांग का चेहरा अचानक बदल जाता है और फिर कार्रवाई भोजन की होती है। लेकिन बड़े टोंग ये स्पष्ट है कि वह इस अवसर को जाने नहीं देंगे। उसने मुट्ठी लेकर युआन लियांग का अभिवादन किया। इससे पहले उसे अभी भी फायदा था। ऐसा लगता है कि वह किसी भी समय एल्डर टोन के युआन लियांग को हरा सकते हैं। इस समय उसके पास केवल टालने की क्षमता है, लेकिन वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं है। हर कोई साफ देख सकता है कि मैदान पर स्थिति उलट गई है। हालांकि मैदान पर अचानक बदलाव की उम्मीद हुआन फैंग और नेताओं को थी, लेकिन सामान्य शिष्यों को पहले इस स्थिति की उम्मीद नहीं थी। उनकी नजर में युआन लियांग का हमला भयंकर था और मास्टर टोन की रक्षा बहुत मुश्किल थी, जैसे कि वह समय के साथ हार जाएगा। बात सिर्फ इतनी है कि किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन पलक झपकते ही मैदान बदल गया। आक्रमण और बचाव अलग अलग है। युआन लियांग जो हमले में थे बचाव पक्ष बन गए हैं। टोंग जो पहले बचाव करते करते थक गया था ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसकी आंतरिक शक्ति का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। एक के बाद एक चाल युआन लियांग को मीटिंग से लड़ने का ज्यादा मौका नहीं देती। आओ सीनियर टोंग। पहले तो वे कुछ देर तक शांत रहे। किसी भी समय भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। इससे पहले वे सभी बड़ी टोन के बारे में चिंतित थे। उनमें चिल्लाने या ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। वे बड़े टोन के मूड को बिगाड़ने से डरते थे। हालांकि वे पहले भी एक गेम जीत चुके हैं, भले ही वे इसे हार जाएं, ये बर्बाद नहीं होगा। हालांकि यदि वे ये गेम हार जाते हैं तो अंतिम दबाव तीसरे व्यक्ति पर होगा। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि पहली लड़ाई, जो पूरे तियानजो साम्राज्य के वुलिन की प्रतिष्ठा रखती है, लगातार जीतने में सक्षम होगी। दबाव की कल्पना की जा सकती है, इसलिए बहुत संभव है कि युद्ध में जाने वाला व्यक्ति अपनी मनोदशा के कारण परेशान होगा। और लोग नहीं चाहते कि किनफेंग देश के लोग जीते, भले ही वे सिर्फ एक गेम जीते, उनका दिल उदास हो जाएगा। तो अब जब हम देखते हैं कि सीनियर टोन को फायदा है, तो हम हर किसी की मनोदशा की कल्पना कर सकते हैं। बड़े टोन लंबे समय तक जीवित रहे। किंगफेंग देश के कुत्ते चोर को मार डालो। अब मैदान पर स्थिति, यहाँ तक कि सामान्य शिष्य भी देख सकते हैं कि यह मास्टर टोन ही है जिनके पास फायदा है, इसलिए वे एक एक करके अपना जुनून पूरी तरह से जारी करते हैं और मास्टर टोन को जोर से खुश करते हैं। हुआंग फैंग लियू मिंगजी को देखता है, जो उसके बगल में नाच रहा है और कूद रहा है और अजीब तरह से अपना सिर हिलाता है। आखिरकार वह झोगुओं का व्यक्ति नहीं है, इसलिए वह सुख और दुख साझा करने की भावना महसूस नहीं कर सकता है। हालांकि जब वह ली देयू को देखता है, जो अपेक्षाकृत शांत है, तो वह दूसरों की तरह ही जोर से चिल्लाता और जयकार करता है। हुआंग फैंग सोच सकते हैं कि इस समय वे कितने उत्साहित हैं। लेकिन मास्टर टोंग ने इन सामान्य शिष्यों को निराश नहीं किया। कई हमलों के बाद आखिरकार उसे युआन लियांग के पेट में मुक्का मारकर उसे बाहर निकालने का मौका मिल गया। अभी हुई लड़ाई में युआन लियांग को वास्तव में बहुत चोटें आईं। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो रक्षा पर ध्यान नहीं देते थे। उनकी रक्षा क्षमता स्वाभाविक रूप से दूसरों की तुलना में टोंग सीनियर से बेहतर थी, इसलिए हालांकि उन्होंने टोंग सीनियर के अधिकांश हमलों का बचाव भी किया, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ चोटें लगी। अब यह आखिरी तिनका है जो उस पर हावी हो जाता है। वह जमीन पर लेट जाता है, खांसता है और कई बार संघर्ष करता है, लेकिन उठने में असफल रहता है। स्वीकार करें, मास्टर टोंग ने युआन लियांग से कहा। इस समय वह अभी भी शांत है, जरूरी नहीं कि उसका चेहरा थोड़ा सा फूला हुआ हो। अब तक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीनियर टोंग जीत गया और युआन लियांग हार गया। आखिरकार युआन लियांग ने थोड़े ही समय में फिर से लड़ने की क्षमता खो दी है। तो तियानजो की ओर से सभी ने खुशी मनाई, क्योंकि 3 गेम की प्रतियोगिता में उन्होंने 2 गेम जीते हैं और आखिरी वाले की तुलना नहीं की गई है। ब्लड फ्लेम गैंग के लोग उदास लग रहे हैं, खासकर वह जो पहले गेम में हार गया था। यह कहना आसान है कि युआन लियांग जीत गया, लेकिन अब जब युआन लियांग हार गया तो वह समाप्त हो गया है। ध्यान से। इस समय भीड़ में हुआंग फैंग अचानक चिल्लाया। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 444 गुप्त रूप से लोगों को छुरा घोंपना। हालांकि हुआंग फैंग इस वक्त भीड़ में खड़े हैं और सभी लोग जीत की खुशी मना रहे हैं। वुलिन में दोनों देशों के बीच होने वाली औपचारिक लड़ाई से पहले वे मुकाबला जीत सकते हैं। सभी लोगों का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है और किंगफेंग देश के वुलिन से उनका डर काफी कम हो गया है, इसलिए हम देख सकते हैं कि अब उनका मूड कितना अच्छा है। इसलिए लियू मिंगजी और ली देयू को छोड़कर हुआंग फैंग ने वह रोना बिल्कुल नहीं सुना। भाई हुआंग, क्या बात है? लियू मिंगजी ने हुआंग फैंग को संदेह से देखा और पूछा। यह हुआंग फैंग नहीं था जिसने लियू मिंगजी को उत्तर दिया था, बल्कि मैदान पर एक चीख थी। हालांकि चीख युआन लियांग की नहीं थी, जो प्रतियोगिता हार गया था और घायल हो गया था, बल्कि टोन की थी, जो जीत गया था। घटनास्थल पर भयंकर सन्नाटा था। लियू मिंगजी ने जल्दी से दृश्य को देखा, लेकिन उन्होंने पाया कि टोंग, जो पहले ही जीत चुका था और चौक के सामने वापस जा रहा था, इस समय जमीन पर पड़ा हुआ था। वह चिल्लाता रहा। लियू मिंगजी को ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर भयानक कालापन उभर रहा है। क्या बात है? क्या बात है, बड़े टोंग?
लियू मिंगजी ने अभी तक नहीं देखा कि मंच पर क्या हो रहा था, इसलिए उन्होंने उत्सुकता से अपने आसपास के लोगों से पूछा। हालांकि उसके आसपास के लोगों को यह नहीं पता था कि उसने क्या कहा है, और वे अभी भी मंच की ओर ऐसे ही अचंभित होकर देख रहे थे। किंगफेंग देश का मूर्ख कुत्ता चोर। वास्तव में वे छुपे हुए हथियारों से लोगों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें मारते हैं। नीच आदमी, वह दूसरों को हरा नहीं सकता, लेकिन छुपे हुए हथियार का इस्तेमाल करता है। आखिरकार मैदान पर सन्नाटा टूटा। वे नेता भी तुरंत चौक के केंद्र में आ गए और बड़े टोन को उनकी चोट की जांच करने में मदद की। अभी मास्टर टोन जीत गया है। वह वापस जाने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किंगफेंग देश का बेशर्म कुत्ता चोर छिपे हुए हथियारों से लोगों को चोट पहुंचा सकता है और पीछे से मास्टर टोन को चोट पहुंचा सकता है। ली डेयू युआन लियांग को गुस्से भरी नजरों से देखता है, लेकिन लियू मिंगजी के सवाल का जवाब अपने मुंह में देता है। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ऐसा लगता है कि छुपाया गया हथियार जहरीला है। हुआंग फेंग ने गंभीर चेहरे के साथ यह भी कहा कि हालांकि वह तियानझो से नहीं थे, लेकिन उनके आंतरिक कौशल और मुक्केबाजी कौशल सभी तियानझो के स्कूल से थे। इसके अलावा लियू मिंगजी और ली डेयू ने उन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह तियानझो के पक्ष में थे। यह एक निष्पक्ष प्रतियोगिता है। मैंने उसे छुपे हुए हथियार से मार डाला। लियू मिंगजी भी गुस्से में है। युआन लियांग तब बेशर्म थे जब उन्होंने कहा कि उन्होंने निष्पक्ष मुकाबले में छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल किया। लियू मिंगजी अकेले नहीं है जो गुस्से में है। घटनास्थल पर मौजूद अन्य शिष्य और प्रधानाध्यापक, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, इस समय बहुत गुस्से में हैं। वे जीत गए हैं, लेकिन अब किंगफेंग देश के खलनायक ने उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। वे नाराज कैसे न हो, और वे नेता बड़े टोन की चोट की जांच करने में व्यस्त हैं। हालांकि वे शिष्य इतना नियंत्रण नहीं कर सकते। वे अपने चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के साथ युआन लियांग और रक्त ज्वाला संप्रदाय के लोगों के पास जाते हैं। इस समय युआन लियांग को उसके अपने गिरोह द्वारा मदद की गई है। वह तियानझो राज्य के वुलिन में उन लोगों को देखता है जो करीब और करीब आ रहे हैं। उसका चेहरा अपरिवर्तित है, लेकिन वह डरा हुआ है। उसे डर है कि ये लोग वास्तव में अकारण हैं और उसका साथ देंगे। क्या आप तियानझो राज्य के वुलिन में हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? युआन लियांग ने नेताओं को चिल्लाया। वह जानता था कि केवल वही लोग शिष्यों को रोक सकते हैं जो उससे शत्रुता रखते हैं। तुम पाते हो, तुम ही हारे हो, किसी ने प्रतिवाद किया। हाँ, यदि आप हारते हैं और आप हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किस प्रकार के नायक हैं? अन्य सहमत थे। कौन कहता है कि मैं हार गया? क्या मैंने हार मान ली? अभी मैं जमीन पर गिर गया और हार स्वीकार नहीं की। यह ऐसा है जैसे आप हार गए। युआन लियांग ने कहा, इसके अलावा क्या कोई नियम है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? प्रतियोगिता में छुपे हुए हथियारों का उपयोग करें। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, हम ये कैसे कर सकते हैं? क्या आप छुपे हुए हथियार का उपयोग करते हैं? ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो जियांगू में छिपे हुए हथियारों का उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि हमारे किंगफेंग देश में भी कई प्रसिद्ध लोग हैं जो छिपे हुए हथियारों पर भरोसा करते हैं। क्या वे सभी ऐसा नहीं करते हैं? युआन लियांग ने कहा। उसके साथ बकवास मत करो, चलो साथ मिलकर उसे मार डालो। हाँ, उसे मार डालो। ये स्पष्ट है कि तियानझो राज्य के इन शिष्यों के पास युआन लियांग के साथ बहस करने का धैर्य नहीं है। उन्होंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। इंतजार। इस समय कुछ नेता युआन लियांग के पक्ष में गए और कहा, मुझे मारक दो। एक मारक चाहते हैं? निश्चित रूप से, हमें तीसरे सेट में जीते और मैं इसे आपको दे दूंगा। युआन लियांग ने कहा कि पुनर्प्राप्ति की इस अवधि के बाद हालांकि वह चरम पर नहीं पहुंचे हैं, वह पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। इस समय वो वही है जो पहला गेम हार गया था। इस समय उनका मूड मौके पर सबसे ज्यादा खुश हो सकता है। उसे उसके अपने गिरोह के नेता द्वारा वापस ले जाया गया क्योंकि वह वही था जो हार गया होगा। क्या ये ठीक है? यह मर चुका है। तीसरा गेम क्या है? कोई तीसरा गेम नहीं है। हमने 2 गेम जीते हैं। हमें तीसरे में प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, एक नेता ने कहा। क्या आप उन अज्ञानी मूर्खों के समान नहीं सोचते? मैंने पहले कहा था कि एक पर एक प्रतियोगिता होगी, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि हम प्रतियोगिता में छुपे हुए हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। और क्या मैंने अभी नहीं दिया ऊपर? तुम्हें लगता है कि मैं जीत गया? युआन लियांग ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, बेशक अगर तियानझो राज्य के वुलिन में आप लोग स्वीकार करते हैं कि आप हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब जा रहा हूं और मैं तुम्हें दवा दे सकता हूं। युआन लियांग के शब्द सभी के लिए थोड़े शर्मनाक हैं, हालांकि वे सभी सोचते हैं कि युआन लियांग का व्यवहार अभी घृणित है। यदि वे यह नहीं कहते हैं तो वे निश्चित रूप से हारेंगे और वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो युआन लियांग ने अभी हार स्वीकार नहीं की है और उन्होंने यह नहीं कहा है कि वह पहले छिपे हुए हथियारों का उपयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके कुछ नेता छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करने में बहुत कुशल हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि छुपे हुए हथियारों का इस्तेमाल करना घृणित है। क्या करें? क्या आप तीसरा गेम खेलना चाहते हैं? नेता फिर से चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। अभी हमने कैसी लड़ाई जीत ली? उसने हार नहीं मानी, हम कैसे जीत सकते हैं? कुछ लोगों ने जवाब दिया कि हालांकि वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। युआन लियांग ने अभी हार नहीं मानी और बड़े टोन द्वारा उसे चोट पहुंचाने के बाद उसका इरादा जाल में फंसने का नहीं था, इसलिए दूसरे पक्ष के शब्द गलत नहीं थे। बड़े टोन को नर्म नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि वह हार न माने, उसे सीधे मारने का अवसर ले। भविष्य में युद्ध के मैदान में कम शक्तिशाली दुश्मन होंगे। किसी ने शिकायत की कि बड़े टोन आए थे। अब इन बातों को कहने का क्या फायदा? मुख्य बात यह है कि यदि आप तीसरे गेम में नहीं खेलते हैं तो आप नहीं जानते कि दूसरा पक्ष क्या प्रचारित करेगा और क्या बनेगा। कहने का मतलब यह है कि किंगफेंग देश में ये डाकू बेशर्म है। वे अपनी पीठ पीछे छिपकर हमला करने जैसे काम भी कर सकते हैं। अनुमान है कि उस समय वे कहेंगे कि हम हार नहीं सकते और लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। कुछ लोग सहमत हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 445 छिपा हुआ है। उनकी तुलना में आप किससे डरते हैं?
हमारे पास इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने सारे शिष्य हैं, उनके पास केवल एक ही संप्रदाय है, इतने सारे लोग हैं, वे किस तरह के विशेषज्ञों को चुन सकते हैं? आने वाले युद्ध में तियानजो गिरावट की स्थिति में है, इसलिए तियानजो के वुलिन में सभी लोग एक अच्छी प्रतिष्ठा चाहते हैं और खुद को कमजोर स्थिति में रखते हैं, क्योंकि इस तरह वे दूसरे देशों में कुछ बिखरे हुए लोगों या गिरोह के सदस्यों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं ताकि कोई उनकी मदद कर सके। और यदि वे इसे फैलाते हैं तो वे अपनी हार को पहचान नहीं सकते हैं और वे किंगफेक देश में एक अज्ञात संप्रदाय की नियुक्ति को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो अंत में कितने लोग मदद कर सकते हैं, ये बहुत कुछ कहना है। हाँ, द्वी है। मैं इस बार संप्रदाय के सभी विशिष्ट शिष्यों को लाने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। मैं एक छोटे संप्रदाय को नहीं जीत सकता। कहने का मतलब है कि मेरे परिवार में नायकों की युवा पीढ़ी भी यहाँ आई है, जिसमें से हम निश्चित रूप से एक को चुन सकते हैं जो जीत सकता है। हाँ, मैं भी प्रतियोगिता जारी रखने के पक्ष में हूँ। मुझे बस यही लगा कि उनमें से किसी के पास भी मजबूत गति नहीं है। जिसके पास सबसे अधिक ताकत है वह केवल तीसरी श्रेणी में शीर्ष पर है। यहाँ तक कि शीर्ष पर भी तीसरी श्रेणी से डरने की कोई बात नहीं है। यद्यपि तियानजो राज्य के वुलिन की ताकत औसत है, युवा पीढ़ी में यदि आप ध्यान से देखें तो आप अभी भी शीर्ष 3 या शीर्ष 3 भी पा सकते हैं। पूर्व फू यांग उनमें से एक है। इसलिए उन्होंने विभिन्न कारणों से प्रतियोगिता जारी रखने का निर्णय लिया। ठीक है, हम तीसरा गेम खेलने का वादा करते हैं, लेकिन आपको पहले एंटीडोट लाना होगा। हेडमास्टर हुआ ने युआन लियांग से कहा कि वे बड़े टोन को वहां पीड़ित होते और जहर से प्रताड़ित होते नहीं देखना चाहते थे। जैसा कि अपेक्षित था, तियानजो राज्य के वुलिन लोग अपने वादों का पालन करते हैं। युआन लियांग एक मतलबी व्यक्ति नहीं है और मैं तुम्हें मारक दवा दूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, युआन लियांग ने अपनी बाहों से एक छोटा चीनी मिट्टी का फूलदान निकाला और नेता हुआ की ओर फेंक दिया। हालांकि उनके होठों पर खुशी भरी मुस्कान झलक रही थी। जब तक जोगुओं के वुलिन लोग तीसरे दौर में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत होंगे, वे जीतेंगे। यदि वे प्रतिस्पर्धा न करने पर ही अड़े रहे तो उन्हें केवल बकवास का परिणाम मिलेगा। अब ऐसा लगता है कि इन दिनों तियानजोगुओं के लोग चेहरे पर अधिक ध्यान देते हैं, वास्तव में सहमत हैं। हेडमास्टर हुआ ने छोटी चीनी मिट्टी की बोतल ली और उसमें से एक गोली ली और मास्टर टोन को दे दी। मास्टर टोन के चेहरे का कालापन भी जल्दी ही दूर हो गया। जाहिर है, युआन लियांग द्वारा दिए गए एंटीडोट में कोई समस्या नहीं है। हालांकि युआन लियांग स्पष्ट रूप से इतने दयालु नहीं है। हालांकि यह मारक विश्रण कर सकता है, भविष्य में एल्डर टोन कमजोर हो जाएगा और किसी भी चाल का उपयोग नहीं कर पाएगा। ये कहा जा सकता है कि युद्ध शुरू नहीं हुआ है और तियानजो में एक जनरल खो गया है। टोन को तुम्हारे लिए खेद है। एंटीडोट लेने के बाद श्री टोन के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है और वह अंततः बोलने में सक्षम है। इस समय उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन उनकी आखिरी लापरवाही और दयालुता के कारण चीजें यहाँ तक विकसित नहीं होती। अब न केवल वह प्रतियोगिता नहीं जीत सका, बल्कि वह कम समय में कोई मदद भी नहीं कर सका, जिससे उसे बहुत ग्लानि महसूस हुई। बड़े टोंग ने क्या कहा? आपको इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोष देने के लिए किंगफेंग देश में कुत्ता चोर बहुत विश्वासघाती है। किसी ने मुझे दिलासा दिया। हाँ, बड़े टोंग, आप आराम से चोट की देखभाल कर सकते हैं। अगली बात हम पर निर्भर है। हम कुत्ते चोर को हमारी ताकत का एहसास करा देंगे। दूसरे ने कहा। इस समय चाहे आप अपने मन में कुछ भी सोचें, हम श्री टोंग को सांत्वना देंगे। आखिरकार इस समय वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ सकते। हालांकि मिस्टर टोंग अगले युद्ध में व्यक्तिगत रूप से नहीं खेल सकते, उनका स्कूल छोटा नहीं है। इस बार वह कई लोगों को लाया है, इसलिए हमें यकीन है कि हम उसे नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कुछ मददगारों का एक बड़ा समूह है। हमें उससे प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? हम पहले ही जीत चुके हैं। निम्नलिखित शिष्य अपने संबंधित नेताओं के प्रतिबंध के कारण पीछे हट गए। लियू मिंगजी ने कुछ असंतोष के साथ खुद से कहा और उसके आसपास के अन्य लोगों की भी यही अभिव्यक्ति थी। हालांकि उन्होंने अपने पक्ष के लोगों को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस यही सोचा कि युआन लियांग बहुत विश्वासघाती और बेशर्म था। क्योंकि अगर ये तीसरे दौर से बेहतर नहीं है तो दूसरे दौर का नतीजा बकवास होगा। कोई भी आश्वस्त नहीं होगा। ये तियानजो देश के वुलिन के लिए अच्छा नहीं है। रक्त ज्वाला संप्रदाय के लोग बाहर जाएंगे और कहेंगे कि हम दूसरों की तुलना में अधिक धमकाया जाता है। ली दियू का चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं दिखता। हालांकि वह इसे और अधिक अच्छी तरह से देख सकता है। हालांकि चिंता मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वहाँ एक बड़ा विकल्प है। उनके पास वहाँ बहुत सारे लोग हैं। कोई समस्या नहीं होगी। ये सच है। लियू मिंगजी सिर हिलाते हैं और सहमत होते हैं और उनके आसपास के सभी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए हालांकि लोग तीसरे दौर से असंतुष्ट हैं, वे बस सोचते हैं कि दूसरा पक्ष शर्मनाक है, लेकिन उन्हें तीसरे दौर के परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता नहीं है। आखिरकार मंगेशान के इस शहर में अब यह इकट्ठा हो गया है। पूरे तियानजो देश के वुलिन के अधिकांश विशिष्ट शिष्यों के लिए दूसरे पक्ष को जीतने के लिए किसी एक को चुनना मुश्किल नहीं है। उन्होंने पहला गेम जीता है ना? इसके अलावा अगर दूसरे पक्ष की लाइपी नहीं होती तो उन्होंने दूसरा राउंड जीत लिया, इसलिए अब लोग ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। हालांकि हुआन फेंग के विचार अलग है। चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसी प्रतिस्पर्धा पद्धति सामने रखी है, इसलिए इसे तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा युआन लियांग को पहले तीसरे गेम में प्रतिस्पर्धा करनी थी। जाहिर तौर पर वो तीसरे गेम में काफी आश्वस्त है, अन्यथा वो सीधे तौर पर शर्मनाक हो सकता है और फिर इस अस्पष्ट परिणाम के साथ निकल सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास एक भी हार, जीत और हार नहीं है। उस दिन नाव के किनारे वालों के लिए कोई रास्ता नहीं था। हालांकि जाहिर तौर पर उनका अभी जाने का कोई इरादा नहीं है। तीसरे गेम की तुलना में जिद करना बेहतर है। जाहिर है वो बहुत आश्वस्त है। वह किस पर निर्भर है? हुआंग फेंग भी भ्रमित है। आखिरकार यहाँ तियानजो देश में बहुत सारे लोग हैं। किसी मजबूत को चुनना कठिन नहीं है। तो हुआंग फेंग भी भ्रमित है। हर कोई, मेरे लोग ऊपर आ गए हैं। आपके लोगों के बारे में क्या? इस समय युआन लियांग की आवाज फिर से सुनाई दी और उसके पीछे से एक व्यक्ति भी आया जो पहले सीधे ऊपर जाता हुआ प्रतीत हो रहा था।
सड़क पर चलते इतने सामान्य व्यक्ति पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। हालांकि जब वह चौराहे के केंद्र में गया और पूरी तरह से अपनी गति जारी कर दी, तो घटनास्थल पर सभी लोगों के चेहरे बदल गए और उनमें से कई पीले पड़ गए। ऐसा ही है, वह अभी भी अपना हाथ छिपा रहा है। इस समय हुआंग फेंग को भी समझ आ गया कि दूसरे पक्ष का पिछला आधार क्यूई कहां से आया। ये सब इस व्यक्ति की वर्तमान उपस्थिति के कारण हुआ। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 446 मुझे सीखने दो। कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। नेताओं की सभा स्थल पर किसी ने अपने चेहरे पर कुछ अविश्वसनीय आंखों से चौराहे के केंद्र की ओर देखा और खुद से कहा, और उसके बगल के अन्य लोगों की भी यही अभिव्यक्ति थी। उन सभी ने कुछ अविश्वसनीय भावों के साथ चौराहे के केंद्र की ओर चल रहे आदमी को देखा। हैरान होने के अलावा उन्हें कुछ डर भी था। यह एक भयंकर दिखने वाला आदमी है। उसके बाएं गाल पर चोट का स्पष्ट निशान है। यह निशान बहुत लंबा है, बिल्कुल कनखजूरी की तरह, जो उसे बदसूरत बनाता है और उसकी क्रूरता को दर्शाता है। चौक के नीचे मौजूद सामान्य शिष्यों ने भी चौक के बीच में खड़े व्यक्ति को चेहरे पर सदमे और अवसाद के साथ देखा, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनमें से किसी के पास भी उसके जैसी गति नहीं थी। लोगों की अभिव्यक्ति का कारण यह है कि इस समय वर्ग के केंद्र में खड़ा आदमी मजबूत से संबंधित गति का अनुभव करता है, जो कि युआन लियांग से भी अधिक मजबूत है। अगर इसकी तुलना टोन से की जाए तो भी यह वैसा ही लगता है। इस बार यही कारण है कि लोग हैरान और डरे हुए महसूस कर रहे हैं। वे या तो उससे डरते हैं या खोने से। वे डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही अंदाजा है कि तीसरे गेम में उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वो आम लड़के मत कहो। भले ही ये नेता अगले गेम में जाएं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि वे जीत पाएंगे। जीतने की संभावना बहुत कम है। एक बार जब वे तीसरे दौर में हार जाएंगे तो वे इस प्रतियोगिता में हार जाएंगे। उनकी प्रतिष्ठा पर प्रभाव और सामान्य शिष्यों पर प्रभाव अथाह है। हालांकि कई शिष्य युद्ध के मैदान में 100% खेल सकते थे, प्रतियोगिता हारने के बाद 80% खेलना अच्छा होगा। पिछली भविष्यवाणी के अनुसार यदि हम जीतते हैं तो हम अपनी 120% आशा खेल सकते हैं, जो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तुम धोखेबाज हो। वहां जल्दी में एक हेडमास्टर है जो युआन लियांग की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह बिल्कुल भी सामान्य शिष्य नहीं है। वह आपके किंगफेंग देश का हेडमास्टर या बुजुर्ग होना चाहिए। नेता के शब्दों ने सभी को शांत कर दिया और तुरंत बहुत चर्चा हुई। उसके चेहरे पर चिंताएं कम होती दिख रही थी। यदि वे स्वयं नेता होते तो इतनी प्रबल शक्ति का होना उचित होता। यह एक बुरा शब्द है। इस समय युआन लियांग ने अंततः गर्व की अभिव्यक्ति दिखाई। वह 2 कदम आगे बढ़ा और नेता से कहा, मैं युआन मू स्वर्ग की शपथ ले सकता हूं। यह हमारे संप्रदाय का एक साधारण शिष्य है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप जांच कर सकते हैं। इस दुनिया में आज भी लोग कसम पर यकीन करते हैं। तो कुछ लोगों ने युआन लियांग की बातों पर विश्वास कर लिया है, और यदि नहीं भी करते हैं तो वे क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आदमी उनका शिष्य है और उनके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह नहीं है। जाहिर तौर पर केवल उसके मुंह पर भरोसा करना बेकार है। अब मैं क्या करूं? कई नेता जल्दी में हैं। उन्हें ऐसी स्थिति आने की उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर किसी को दूसरे पक्ष की गति को महसूस करना चाहिए ताकि दूसरे पक्ष के कौशल का आकलन किया जा सके। यह तभी होता है जब एक स्तर दूसरे पक्ष से ऊंचा हो। अभी तक किसी ने भी छिपे हुए विशेषज्ञ को नहीं ढूंढा है, क्योंकि यहाँ तियानजो देश में कोई भी इस व्यक्ति से ऊंचा नहीं है। यहाँ तक कि बड़ी जीत भी नहीं पा सकती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति आज तक किसी को नहीं मिला। अन्यथा हम प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, किसी ने फुसफुसाकर कहा। इस समय यह सीधे हार मानने जैसा नहीं है, यह हारने से भी अधिक अपमानजनक है। किसी ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, आप क्या कहते हैं? यह मत कहिए कि वे साधारण शिष्य, भले ही हम एक दूसरे को नहीं जीत सकते, ये जानने से बेहतर क्या हो सकता है कि हमें अभी तीसरे गेम में उनसे प्रतिस्पर्धा करने का वादा नहीं करना चाहिए था। भले ही हम अंततः लड़ेंगे, यह आपकी स्थिति से बेहतर है। कुछ लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। अब ये कहने का क्या मतलब है? क्या आप सिर्फ एक प्रतियोगिता के लिए सहमत हुए थे, फिर भी अपने सबसे बड़े शिष्य को खेलने देना चाहते हैं? उनके बगल में एक नेता ने कहा। वास्तव में यह अधिकांश नेताओं का विचार है जो प्रतिस्पर्धा जारी रखने पर सहमत हुए हैं। आज की प्रतियोगिता मशहूर होने का अच्छा मौका है। निस्संदेह वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने शिष्यों को प्रसिद्ध बनाना चाहते हैं, इसलिए वे प्रतिस्पर्धा जारी रखने के पक्ष में हैं। झगड़ा मत करो। यदि तुम अभी झगड़ोगे तो तुम जीत सकते हो। सोचो क्या करना है। मैं और क्या कर सकता हूँ? हमारे शिष्यों में से कोई भी उनका विरोधी नहीं है। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। जब शीर्ष नेता जवाबी कदमों के बारे में सोचने के लिए उत्सुक हैं, तो निम्नलिखित में से कई शिष्य भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से कुछ इसे पहले से ही जानते हैं। अब जो व्यक्ति सामने आता है वह विशेषज्ञ है। उनमें से कुछ को ये पता नहीं है, इसलिए उनमें से कुछ चिंतित हैं, उनमें से कुछ ऊपर जाने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि दूसरे पक्ष की पहचान की जानकारी होने पर ये लोग भी रुक जाते हैं। झंडा रुक जाता है और ढोल बजने लगता है। शीर्ष पर बैठा व्यक्ति एक सख्त चरित्र जैसा दिखता है। यदि वह हार गया तो वह न केवल अपना चेहरा खो देगा, बल्कि अपना जीवन भी खो देगा। क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए? किंगफेंग देश में इतने सारे स्वामी कैसे हो सकते हैं? लियू मिंगजी ने चिंतित चेहरे के साथ कहा। ली डियू का चेहरा भी उदास है। वे दोनों इस बात से नफरत करते हैं कि उनकी ताकत पर्याप्त नहीं है, अन्यथा वे ऊपर जा सकते हैं और इस आदमी को सबक सिखा सकते हैं। तियानजो साम्राज्य के लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यदि वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं तो बस हार मान ले, ताकि मेरे समय में देरी ना हो। इस समय चौक के बीच में खड़ा दागदार चेहरा चिल्लाया। जब लोग उसकी बात सुनते थे तो उनके चेहरे और भी बदसूरत हो जाते थे। हालांकि किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे नाराज थे, इसलिए वे केवल रूठे हुए थे। कितना अहंकारी! किसी हेडमास्टर की दाढ़ी गुस्से से टेढ़ी हो गई थी। कोई रास्ता नहीं है। हमें किसने बताया कि कोई वहां नहीं जा सकता? पास के एक नेता ने आह भरी। तियानजो साम्राज्य में वुलिन लोगों को देखकर वे केवल क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन वे अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते। दाग वाला चेहरा अधिक गौरवान्वित है।
चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई छुपा हुआ मतलब नहीं होता। खून की प्यासी आंखों की एक जोड़ी चारों ओर घूरते हुए, चारों ओर देखते हुए वो डरने की भावना का आनंद लेता है। यह तुलना मत करो, कोई भी प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। मेरा शिष्य लड़ना बंद नहीं कर सकता, मरना आसान है। युआन लियांग भी खड़े हुए और कहा, मुझे खुद पर गर्व है। जो लोग ऊपर जाकर प्रयास करना चाहते थे उन्होंने भी छोड़ दिया। इसके अलावा यदि वे हार जाते हैं तो ऊपर जाने वाले लोग तियानजोऊ राज्य के वुलिन में पापी हैं। कोई भी ऐसी कृतघ्नतापूर्ण चीजें या यहाँ तक कि जीवन को खतरे में डालने वाली चीजें करने को तैयार नहीं है। मुझे सीखने दो। इसी समय भीड़ में से अचानक एक आवाज आई। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 447 प्रतिनिधि। ठीक है, ऐसा लगता है कि आवाज मेरी ओर से आई है। लियू मिंगजी ने कुछ संदेह के साथ सोचा। हालांकि ली डियू ने पहले ही अपनी तरफ देख लिया है, जहां हुआंग फैंग अद्भुत चेहरे के साथ है। इस समय कुछ लियू मिंगजी को बाद में एहसास हुआ कि आवाज हुआंग फैंग की थी, जो अभी अभी उसे जानता था। भाई हुआंग, आप कैसे हैं? लियू मिंगजी ने अपना मुंह खोला और हुआंग फैंग की ओर देखा। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे, और आसपास के लोगों ने भी देखा। घटनास्थल पर माहौल बहुत गरिमापूर्ण था, इसलिए कोई भी कुछ नहीं बोला और विशाल चौराहा बहुत शांत था। इसलिए हुआंग फैंग के शब्दों को कई लोगों ने सुना और वे सभी स्पीकर की ओर देखने लगे कि क्या पवित्र है। हुआंग फैंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा और वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर नजर रखी जा रही थी। ये कौशल मंच पर मौजूद कई शिष्यों से बेहतर है। वह लियू मिंगजी और ली डेयू को देखकर सहजता से मुस्कुराए, फिर भीड़ को एक तरफ धकेल दिया और ऊपर चले गए। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसे करना है, हुआंग फैंग ने घाव वाले चेहरे की ओर चलते हुए कहा। यह आदमी कौन है? मुझे नहीं पता, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी से पहले नहीं मिला हूँ और मुझे नहीं पता कि वह किस स्कूल से है। उसके पास इतना साहस और रंग है। वह इस समय बाहर आया है। मुझे नहीं पता कि वह प्रतिद्वंद्वी है या नहीं। निम्नलिखित में से कई शिष्य पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं। संदेह करने वालों के विपरीत लियू मिंगजी और ली डेयू को हुआंग फैंग से कोई उम्मीद नहीं है। एक आदमी जिसे अभी अभी एक पहाड़ी डाकू ने लूटा है, वह दूसरे दर्जे के शिखर विशेषज्ञ का प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। इसके बारे में बात मत करो। यदि हुआंग फैंग के पास इतनी ताकत है तो वह एक पहाड़ी डाकू को कैसे लूट सकता है? यदि सैकड़ों पहाड़ी डाकू हो तो भी वह सब कुछ छोड़ सकता है। ये भाई हुआंग की ताकत बहुत आवेगपूर्ण है। ली डेयू ने चिंतित होकर कहा कि उन्हें लगा कि हुआंग फैंग किनफेंग देश के लोगों द्वारा तिरस्कृत होना बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए वह बाहर आना चाहते थे। ये सही है, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? लियू मिंगजी ने यह भी कहा कि वह हुआंग फैंग की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आखिरकार पहली नजर में जख्मी चेहरे से निपटना आसान नहीं था। बेशक इससे भी अधिक वह चिंतित था कि अगर हुआंग फैंग हार गया तो इसका मतलब होगा कि तियानजोऊ राज्य का उसका वुलिन इस प्रतियोगिता में हार गया, जो अधिक दुखद होगा। न केवल नीचे के सामान्य शिष्य इसके बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वे हुआंग फैंग की पहचान के बारे में भी उत्सुक हैं। यहाँ तक कि शीर्ष पर बैठे नेता भी हुआंग फैंग की पहचान के बारे में सोच रहे हैं। सामान्यतया उनके आदेश के बिना उनके शिष्य अपनी इच्छा से बाहर नहीं आते थे। उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। तीसरी घटना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वे हार जाते हैं तो वे पूरे तियानजोऊ राज्य के वुलिन में बलि का बकरा और पापी बन सकते हैं। जाहिर है कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। आखिरकार जो लोग किनफेंग राज्य में लड़ने के लिए बाहर जाते हैं वे स्पष्ट रूप से उनसे अधिक मजबूत हैं, जीतने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि काफी देर तक पूछने के बाद भी हुआंग फैंग की पहचान किसी को नहीं पता। क्या वह एक आकस्मिक अभ्यासी होगा? अचानक किसी ने कहा। आखिरकार वे स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने सोचा कि यही एकमात्र संभावना है। आखिरकार ये व्यक्ति और उपस्थित लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। वह सेंक्सियो हो सकता है। हालांकि संसाधनों के कारण सेंक्सियो की उपलब्धियां आमतौर पर प्रसिद्ध और सभ्य संप्रदायों की तुलना में खराब हैं। आखिरकार वे संप्रदायों की मदद के बिना मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। इस तरह वे अपनी मदद नहीं कर सकते। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की गति स्वाभाविक रूप से तेज नहीं है। इसलिए उच्च उपलब्धियों के साथ कुछ मुफ्त प्रथाएं हैं और उनमें से केवल कुछ ही दूसरी दर तक पहुंच सकते हैं। दूसरी दर के शिखर की तो बात ही छोड़ दें। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसे प्रकट न होने दें। कोई पूछता रहा। यह वास्तव में एक प्रश्न है। क्या हमें उसे जिम्मेदारी देनी चाहिए? यदि वह हार जाता है तो किनफेंग देश के लोग यह नहीं सोचेंगे कि वह एक ढीला मरम्मत करता है। यदि वह इन संप्रदायों के साथ नहीं है तो वह उन पर तंज नहीं कसेंगे। और क्या अपने शिष्यों को ऊपर भेजो? उनके बगल वाले एक नेता ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए बाहर आना आसान है। मुझे लगता है कि उसे जाने दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे आएगा, जीतने की कोई संभावना नहीं है। कोई बर्तन ले जाने की पहल करता है। क्या तुम लूटना चाहते हो? अन्य प्रधानाध्यापक बातें सुनकर चुप हो जाते हैं। सचमुच वे उसे जाने नहीं देंगे। कौन जाएगा? चाहे कोई भी हो, वह नहीं जीतेगा। इसके अलावा जान का खतरा होगा और पूरे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। कोई ऐसा काम करने को कैसे तैयार हो सकता है? आप कौन है? क्या आप तियानजोऊ राज्य के वुलिन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? उस दागदार चेहरे ने स्पष्ट रूप से अब लोगों की राय भी देखी है। इसके अलावा वह आधे दिन तक लड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार तियानजोऊ राज्य के लोगों ने कहा कि यह व्यक्ति उनका व्यक्ति नहीं है, यानी कि वह उनका समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। बेशक ये छोटा भाई तियानजोऊ राज्य के वुलिन का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जब हुआंग फैंग को नहीं पता था कि कैसे उत्तर देना है तो मंच पर कोई था जिसने उसके लिए जोर से उत्तर दिया। वास्तव में हुआंग फैंग अभी आया है। वह वास्तव में आवेगशील है। वह तियानजोऊ से नहीं था। कहा जा रहा है कि इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसे जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस तियानजोऊ देश के लिए उनके मन में अभी भी कुछ अच्छी भावनाएं हैं।
उन्होंने जो कौशल सीखा वह तियानझोउ देश से है और जिस स्थान पर वे उतरे वह भी तियानझोउ देश में है। इसके अलावा हुआंग फेंग भी ये देखकर खुश है कि उनका स्तर किस तरह का है। वह दूसरे दर्जे के शिखर के मजबूत व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करके देखना चाहता है कि वह किस स्तर का है। वह आमतौर पर अकेले अभ्यास करते हैं। सीमित संख्या में युद्धों में भी वह सामान्य लोगों से भी लड़ता है। इसलिए हुआंग फेंग को नहीं पता कि वह किस स्तर का है। हुआंग फेंग के आने के बाद उन्हें कुछ चिंताएं थी। आखिरकार उसके लिए आगे आने के लिए तैयार रहना एक बात है, क्या उसके लिए युद्ध में जाना दूसरी बात है। आखिरकार वह तियानझोउ राज्य के वुलिन का व्यक्ति नहीं है। क्या वे नेता ये कार्य स्वयं को दे सकते हैं? केवल हुआंग फेंग ने खुद नहीं सोचा था कि वे स्वामी खुद को नहीं जानते थे, लेकिन वे खुद को वुलिन की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए सहमत हुए, जो बहुत जल्दबाजी थी। हुआंग फेंग, जो अंदर की कहानी नहीं जानता था, अभी भी दिल में दबा हुआ था। ये नेता अपने काम में बहुत लापरवाह थे और उन्होंने यह मामला एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया था जिससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी। अब क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेताओं ने क्या निर्णय लिया। हुआंग फेंग भी जानते हैं कि इस समय तक चीजें नहीं बदलेंगी। वह तीसरी महत्वपूर्ण लड़ाई में तियानझोउ राज्य के वुलिन का प्रतिनिधित्व करेंगे। चूंकि तुम्हें मरने की जल्दी है, इसलिए असभ्य होने के लिए मुझे दोष मत दो। निशान के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उन्होंने हुआंग फेंग से कहा, जाहिर तौर पर उनका इरादा शुरू से ही अपना हाथ रोकने का नहीं था। वह हुआंग फेंग को हराना नहीं चाहता था, बल्कि उसे मारना चाहता था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 448 ई कुंग फू क्या है? हुआंग फेंग सतर्क था, लेकिन दाग वाले चेहरे ने अपना नाम भी नहीं बताया था, इसलिए वह हुआंग फेंग के पास पहुंचा और पलक झपकते ही वह हुआंग फेंग के पास पहुंच गया था। हुआंग फेंग के हाथों को उसकी छाती के सामने क्षैतिज रूप से स्पर्श करें, एक ब्लॉक का आकार बनाएं और उसकी मुट्ठी को जोर से पकड़ें। हुआंग फेंग अपने शरीर को स्थिर करने के लिए 3 कदम पीछे हटे, जबकि दूसरी तरफ का शरीर चीड़ और सरू की तरह स्थिर था, बिल्कुल भी हिले बिना। बस वार्म अप कर रहे हैं, अब तुम्हें सावधान रहना होगा। हुआंग फेंग की ताकत से झुलसा हुआ चेहरा भी हैरान था। अप्रत्याशित रूप से हुआंग फेंग बस 3 कदम पीछे हट गया। ऐसा लगता है कि हुआंग फेंग की ताकत दूसरे दर्जे पर पहुंच गई है। हालांकि इसकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती, लेकिन हुआंग फेंग उनसे छोटे हैं। इस उम्र में वो 2वें दर्जे पर पहुंच गए हैं। जाहिर है भविष्य असीमित है। अब वह हुआंग फेंग को मारने के लिए और भी अधिक दृढ़ है। जाहिर है ऐसे व्यक्ति को रखा नहीं जा सकता, अन्यथा वह भविष्य में किंगफेंग देश की मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। ये स्पष्ट है कि ये दाग वाला चेहरा इस दृष्टि वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मंच पर मौजूद नेताओं को भी लगता है कि हुआंग फेंग इस लड़ाई में दूसरे दर्जे पर पहुंच गए होंगे। वह इतना छोटा है कि वह 2वें दर्जे का विशेषज्ञ बन गया है। यह अविश्वसनीय है। कौन नहीं कहता, जब मैं 35 साल का था तो मुझे दूसरी कक्षा में पदोन्नत किया गया था, इसलिए मुझे प्रतिभाशाली कहा जाता था। मेरे सामने वाले व्यक्ति की तुलना में मैं इन वर्षों में कुत्ते के पेट में रहा हूं, इसलिए मुझे जीनियस कहां कहा जा सकता है। मेरे बगल वाले व्यक्ति ने भी आह भरी। दुर्भाग्य से, हालांकि उसके लिए इतनी कम उम्र में दूसरे दर्जे का विशेषज्ञ बनना कठिन है, लेकिन वह दागदार चेहरे का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ठीक है, आपने कहा, क्या हम उसे बचाने का कोई रास्ता खोजेंगे? आखिरकार ऐसी प्रतिभाएं दुर्लभ हैं। ये सच है कि यह प्रतियोगिता बर्बाद हो गई है। हालांकि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक बार जब छोटा दोस्त हार जाता है तो हम एक चाल चलेंगे और हम उसे दाग के नीचे मरने का मौका नहीं दे सकते। इतना ही। जाहिर है इन नेताओं ने प्रतिभाओं को संजोने का मन बना लिया है। हुआंग फेंग की क्षमता उनके शिष्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यर्थ मर जाता है तो ये तियानझोउ राज्य के वुलिन का नुकसान होगा। इसके अलावा हुआंग फेंग अभी भी एक ढीला कृषक है। ये नेता पहले से ही अपने दिलों में योजना बना रहे हैं कि वे किस तरह से उसे अपने स्कूल में शामिल कर सकते हैं। नेताओं की बकवास से नहीं बदली मैदान की लड़ाई। जैसा कि अपेक्षित था, हुआंग फेंग हमेशा रक्षात्मक रहा है और यहाँ तक कि उसे अत्यधिक तनाव का एहसास भी होता है। वास्तव में केवल हुआंग फेंग, जो दूसरे पक्ष से लड़ रहा है, जानता है कि वह दूसरी दर तक नहीं पहुंचा है, अधिकतम तीसरी दर के शीर्ष पर या यहाँ तक कि शीर्ष पर भी नहीं पहुंचा है। आखिरकार उन्होंने लंबे समय से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है और वो सिर्फ अपने शरीर में मौजूद अजीब ऊर्जा के कारण प्रदर्शन कर सकता है, जो उसे अपने साथियों की तुलना में अधिक मजबूत, अधिक चुस्त और बेहतर बना सकता है। हालांकि स्तर का अंतर अभी भी स्पष्ट है। हालांकि हुआंग फेंग दूसरे पक्ष के हमले के कुछ हिस्से को रोक सकता है, लेकिन वह सभी हमलों को नहीं रोक सकता। इसलिए हुआंग फेंग की चोट अधिक से अधिक गंभीर होती जा रही है और उसकी हरकतें पहले की तुलना में धीमी और कम संवेदनशील होती जा रही हैं। इस मामले में हुआंग फेंग अपने प्रतिद्वंद्वी दागदार चेहरे की आंखों और ऊपर के नेताओं से बच नहीं सकता है। वे सभी जानते हैं कि हुआंग फेंग के हारने से पहले ये केवल समय की बात है। लड़के, तुम अपनी मौत खुद खोजने आए हो, बाद में तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। वह दागदार चेहरा हुआंग फेंग के खिलाफ कदम दर कदम दबाव डाल रहा है। हमला लगातार जारी है। उसी समय हुआंग फेंग ने कहा, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपके पास वह क्षमता न आ जाए। हुआंग फेंग लौट आए। डेयू, भाई हुआंग इतना शक्तिशाली क्यों है? कोर्ट के बाहर लियू मिंगजी ने आश्चर्य से ली डेयू से पूछा। हालांकि हुआंग फेंग कोर्ट पर कमजोर स्थिति में थे, लेकिन वह इतने लंबे समय तक दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ से लड़ने में सक्षम थे। जाहिर है उनकी ताकत कमजोर नहीं थी, कम से कम उनका स्तर 2वें दर्जे का था, जो उन दोनों से बेहतर था। यही कारण है कि लियू मिंगजी को लगता है कि हुआंग फेंग भयंकर है, और वह आश्चर्यचकित है क्योंकि चूंकि हुआंग फेंग के पास दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ की क्षमता है, तो उसे कुछ चोरों द्वारा कैसे लूटा जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। शायद भाई हुआंग के पास बताने के लिए कुछ रहस्य है, ली डियू ने अनुमान लगाया। ये केवल संभव है, भाई हुआंग बहुत शक्तिशाली है, मुझे विश्वास नहीं है कि उन्हें चोर लूट लेंगे, लियू मिंगजी ने कहा। लेकिन लियू मिंगजी की नजर में हुआंग फेंग बहुत भयंकर है। इस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है।
उसे ये भी पूर्वाभास है कि वह पराजित हो जाएगा। दूसरे पक्ष का आक्रमण धीमा नहीं हुआ है और अधिकाधिक उग्र होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि आंतरिक बल अकेले ऐसा नहीं कर सकता। हुआन फेंग ने मन ही मन सोचा, वास्तव में जो उसने अभी दिखाया वह उसकी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन उसने केवल अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया। यहाँ तक कि क्योंकि यहाँ कियाओ संप्रदाय का नेता था, उसने कियाओ की तेज गड़गड़ाहट वाली मुट्ठी का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह बस अपनी चपलता और ताकत से एक दूसरे के साथ खेलते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम इस तरह नहीं चल सकते। लड़के, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर मर जाओ। दागदार चेहरे को हुआन फेंग में एक दोष मिला और उसने हुआन फेंग की छाती पर मुक्का मारा। हुआन फेंग के पहले के प्रदर्शन के अनुसार वह इसे किसी भी तरह से टाल नहीं सकते थे। जब तक ये लड़ाई ठोस है, हुआन फेंग गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हुआन फेंग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह ये भी जानता था कि उस पर संकट आने वाला है, इसलिए उसने इसे और नहीं छिपाने का फैसला किया। उन्होंने लिंगो माइक्रो सटेप का उपयोग करना सीखा, जिससे वह लंबे समय से परिचित नहीं थे। मैंने देखा कि मुट्ठी हुआन फेंग की छाती के करीब थी। जब नेता मदद के लिए तैयार थे तो हुआन फेंग का शरीर अचानक अविश्वसनीय तरीके से नीचे झुक गया। उसका शरीर नूडल्स जितना सख्त था, लेकिन उसके पैर अभी भी जमीन पर थे। ऐसे विस्मयादिबोधक कई लोग लगाते हैं, जिनमें झुलसे चेहरे के साथ साथ कई नेता भी शामिल हैं। हालांकि हुआन फेंग इस हमले से बच गए, लेकिन उन्होंने अपना फोरहैंड पूरी तरह खो दिया था। वह हतोत्साहित नहीं हुए और अच्छा काम करने में असफल रहे। थोड़े आश्चर्य के बाद उसने हुआन फेंग पर फिर से हमला किया, लेकिन हुआन फेंग का शरीर सीधे खड़े हुए बिना फिर से बगल की ओर झुक गया और दागदार चेहरे की मुट्ठी हुआन फेंग के कब्जों पर लगी, लेकिन ये हुआन फेंग को बिल्कुल भी चोट पहुंचाने में विफल रही। अब और भी लोग हैं जो रहस्य देख सकते हैं। मैदान पर दो लोगों को देखकर हर कोई हैरान है, खासकर हुआन फेंग। चोट का निशान चेहरे पर लगातार हमला कर रहा है और हुआन फेंग का शरीर लगातार छटपटा रहा है। हालांकि ऐसा लगता है कि यह हर बार गिर जाएगा, यह हर बार नहीं गिरता है और यह हर बार दाग वाले चेहरे के हमले से बच सकता है। जहां तक हुआन फेंग के पैरों की बात है, वे बिल्कुल भी नहीं हिली, जैसे उन्हें जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया हो। ये कुंग फू क्या है? किसी ने आश्चर्य से पूछा। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 449 तलवार क्यूई रिलीज। हाँ, ये किस प्रकार का कुंग फू है? घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों का यही विचार है। अगर यह संयोग ही है कि हुआन फेंग पहली बार दूसरे पक्ष के हमले से बच गए थे, लेकिन अब हुआन फेंग दूसरे पक्ष के हमले से बचने के लिए लगातार इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि चेहरे पर निशान का हमला भयंकर है, ये हुआन फेंग को लेने का कोई तरीका नहीं है, जो स्पष्ट रूप से एक संयोग नहीं है। चूंकि हुआन फेंग ने लिंगबो के सूक्ष्म कदम का उपयोग किया था, उसके चेहरे पर फिर कभी चोट का निशान नहीं आया। दूसरे पक्ष का हमला केवल बार बार हवा में ही हो सकता है, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता। धिक्कार है, क्या हो रहा है? जख्मी चेहरे पर एक विजयी समझ थी, लेकिन ऐसी अजीब स्थिति का सामना करते हुए उसे लगा कि वह पागल हो रहा है। तुम बस इसके लिए मुझे मारना चाहते हो, हुआन फेंग ने कहा कि जैसे ही उन्होंने हमले को आसानी से चकमा दिया। लिंगबो माइक्रो कदम बिल्कुल परिचय के समान है, न केवल उनकी आंतरिक शक्ति का उपभोग करता है, बल्कि उनकी आंतरिक शक्ति को लगातार बढ़ाता है, जिससे उन्होंने जो आंतरिक शक्ति का उपभोग किया है वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है। संतुष्ट मत होइए। क्या आपको लगता है कि आप हमेशा इस तरह छिप सकते हैं? मैं देखता हूं कि आपकी आंतरिक शक्ति कब कायम रहेगी। हमला करते समय चेहरे पर चोट के निशान ने हुआन फेंग से कहा। तो आप निराश हो सकते हैं। हुआन फेंग ने कहा कि उनकी आंतरिक शक्ति न केवल कम हुई, बल्कि बढ़ी भी है। और जल्द ही स्कारफेस को भी इसका एहसास हुआ। उसके शरीर में आंतरिक बल कम हो रहा है और हुआन फेंग के शरीर में आंतरिक बल न केवल कम हो रहा है, बल्कि बढ़ भी रहा है। सामान्य तौर पर जब तक आप प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों के स्तर तक नहीं पहुंच जाते, प्रतियोगिता के दौरान आपकी आंतरिक शक्ति केवल घटेगी और बढ़ेगी नहीं। क्या वह प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ है? यह असंभव है, स्कारफेस चिल्लाया। हुआन फेंग वास्तव में प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ नहीं हो सकते, अन्यथा हुआन फेंग अब रक्षात्मक नहीं है, लेकिन वह है। हम भले ही आप इस अजीब कौशल का उपयोग कर सकते हैं, आप केवल छिपा सकते हैं। मैं भी अजय के लिए अच्छा हूं। आराम के लिए दिल पर निशान लगाएं। हालांकि हुआन फेंग ने जल्द ही उसे निराश कर दिया। उसके पैर, जिन पर पहले मजबूती से कील ठोक दिए गए थे, अचानक उसके घाव भरे चेहरे को चकाचौंध करने लगे। उसने पाया कि उसकी आंखें हुआन फेंग की चलती गति के साथ नहीं टिक सकी, जिससे वह बहुत हैरान और भयभीत हो गया। मैं यहाँ हूँ। हुआन फेंग की चतुर चाल दाग वाले चेहरे के पीछे पहुंच गई है। इस समय दागदार चेहरा सिर्फ हुआन फेंग पर पड़ा है। जाहिर है हुआन फेंग ने हुआन फेंग को नहीं मारा, लेकिन हुआन फेंग उसकी पीठ तक पहुंच गया है। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया देता, उसने उसकी पीठ पर वार कर दिया। हुआन फेंग के लिए यह पहली बार है कि लड़ाई के इतने लंबे समय में उसके चेहरे पर चोट आई है। वज्र मुट्ठी चलाने के बजाय उन्होंने धातु की मुट्ठी, एक जादुई कौशल का उपयोग किया। हुआन फेंग की मुट्ठी हल्की नहीं है, उनकी मूल शक्ति महान है। इसके अलावा धातु की मुट्ठी के साथ उसने अपनी मुट्ठी को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी मुट्ठी में ऊर्जा डाली। फिर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की हैरान आंखों के सामने खुजली वाले चेहरे को हुआन फेंग ने मुट्ठी से पीटा और कुछ कदम चला। हालांकि इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, हुआन फेंग फिर से उसकी पीठ पर मुक्का मारकर आ गया। वह दोबारा मजबूती से खड़ा नहीं हो सका। उसके बाद हुआन फेंग एक तितली की तरह है जो वर्ग के केंद्र के चारों ओर फैला हुआ है। वह हमेशा पहली बार में दाग वाले चेहरे के पीछे दिखाई देता है और दाग वाले चेहरे पर एक के बाद एक हुआन फेंग द्वारा प्रहार किया जाता है। वह एक बार में जवाबी हमला नहीं कर सकता। घटनास्थल पर मौजूद लोग हैरान और अवाक रह गए। क्या यह अभी भी दोयम दर्जे का मास्टर है? मेरे साथ इस तरह दुर्व्यवहार कैसे किया जा सकता है? एक द्वितीय श्रेणी के शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ, भले ही वह प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ के साथ लड़ रहा हो, उसके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं होगी। अभी मौके पर स्थिति एक तरफ ही है।
यहाँ तक कि हुआंग फैंग ने भी सोचा कि वह दूसरी तरफ दस्तक देने वाला है। हालांकि जब उसे थोड़े समय के लिए यह विचार आया तो निष्क्रिय रूप से पीटा गया दाग वाला चेहरा अचानक अपनी जगह पर फट गया और हवा में उड़ गया। फिर उसने अपनी कमर से एक नर्म तलवार निकाली। जब उसका दाहिना हाथ हिला तो नर्म तलवार क्यूई पदार्थ के अंश के साथ सीधी थी, हुआंग फैंग में विभाजित हो गई। ये केवल प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ है जो तलवार क्यूई को छोड़ सकता है। अब स्कारफेस भी रिलीज हो गया है, जिससे सीन चीखने चिल्लाने वाला है। वह सफलता के कगार पर है, एक नेता ने आश्चर्य से पुकारा। अब दाग वाले चेहरे को आधा प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ कहा जा सकता है, अन्यथा तलवार क्यूई का प्रयोग करना असंभव है। हालांकि क्योंकि यह केवल आधा हो सकता है, हालांकि यह तलवार क्यूई को लगा सकता है, ये लंबे समय तक नहीं रह सकता है। इसके अलावा प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ और द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञ के बीच का अंतर बहुत बड़ा है और उसके शरीर में आंतरिक बल को कई बार लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि चाहे कुछ भी हो, वह पहले ही प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों की दहलीज में कदम रख चुका है, जिसकी तुलना साइट पर इन लोगों से नहीं की जा सकती। हुआंग फैंग भी लापरवाह था। उसने देखा कि दूसरा पक्ष खुद ही दबा हुआ है, इसलिए उसने ज्यादा परवाह नहीं की। कौन जानता है कि दूसरा पक्ष अभी भी अपना हाथ छिपा रहा है। वह बस दूसरी ओर से पीछे आ गया। इसके अलावा उनका लिंगबो माइक्रो कदम कुछ ही समय पहले हुआ था। अब उसने जल्दबाजी में गलती की, लेकिन वह छिप नहीं सका। छूना, यह ऐसा है मानो असली तलवार क्यूई ने हुआंग फैंग की छाती पर वार किया हो। विशाल बल के कारण हुआंग फैंग ऐसे उड़ गया मानो उसे कोई गोला मारा गया हो। उसका कोट भी कट गया था। खांसी, हुआंग फैंग ने घुटन की भावना से राहत पाने के लिए जमीन पर कई बार खांसा। यह तलवार क्यूई वास्तव में कोई मजाक नहीं है। यदि उसने सोने का नर्म कवच नहीं पहना होता, यदि उसने अपने शरीर में ऊर्जा को सुरक्षा कवच के रूप में नहीं घेरा होता, तो बस उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती। हालांकि हुआंग फैंग दूसरे पक्ष की ताकत से आश्चर्यचकित थे, कुछ लोग उनसे भी अधिक आश्चर्यचकित थे। दागदार चेहरा, युआन लियांग और नेता इस समय हुआंग फैंग से भी अधिक आश्चर्यचकित थे। जब उन्होंने हुआंग फैंग की तलवार को मजबूत क्यूई गार्ड से टकराते देखा, तो वह बस कुछ बार खांसा, न केवल मरा नहीं बल्कि घायल भी नहीं हुआ। ये भी अद्भुत है। हालांकि जब तक आंतरिक शक्ति विकसित की जाती है, आंतरिक शक्ति को अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए शरीर की सतह पर दिया जा सकता है। हालांकि भले ही दृश्य पर अन्य लोग अकेले अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना चाहते हो और लेना चाहते हो बिना किसी चोट के दूसरे पक्ष की तलवार का हमला, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय हुआंग फैंग को देखकर उन नेताओं की आंखें चमक उठती हैं। हुआंग फैंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह बहुत युवा है और उसमें ऐसी क्षमता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास कोई स्कूल नहीं है, जिससे घटनास्थल पर मौजूद सभी नेताओं के होश उड़ जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, उसे संप्रदाय में शामिल करना सुनिश्चित करें। यह विचार मंच पर मौजूद कई नेताओं का है। हालांकि चोट के निशान वाले चेहरे ने हुआंग फैंग को चौंका दिया। यह एक स्तब्ध कुंफू था। फिर उसने हुआंग फैंग पर हमला करना जारी रखा और तलवार क्यूई एक एक करके हुआंग फैंग के पास आ गई। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 450 आंतरिक बलों का अवशोषण। हुआंग फैंग को आराम की परवाह नहीं है। वह बचने के लिए जल्दबाजी में लिंगबो सूक्ष्म कदम उठाता है। वह पाता है कि छाया लबादे द्वारा जोड़ी गई चपलता उसे आसानी से आम लोगों के बीच बना सकती है। हालांकि इतनी मजबूत द्वितीय श्रेणी की चोटी का सामना करते हुए वह खुद की मदद नहीं कर सकता। इसलिए अब वह बचने के लिए मुख्य रूप से लिंगबो सूक्ष्म कदम पर निर्भर है। हालांकि उनका लिंगबो माइक्रो सटेप लचीला नहीं है। आखिरकार अभ्यास के बाद ज्यादा समय नहीं है। कम खतरनाक स्थिति में ये पूरी तरह से कार्य कर सकता है, लेकिन इस स्थिति में ये बहुत शर्मनाक है। इसलिए घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों ने हुआंग फैंग को देखा। दागदार चेहरे के हमले के तहत वह समुद्र में एक नाव की तरह था। वह किसी भी वक्त पलट सकता है। हालांकि वह पलटा नहीं। उन सामान्य शिष्यों, साथ ही कुछ प्रधानाध्यापकों को हुआंग फैंग के बारे में चिंता होने लगी। मूल रूप से वे सभी हारने के लिए दृढ़ थे। हालांकि दोनों को लड़ते देख हर किसी के मन में उम्मीद की किरण जगी। तो अब जब हुआंग फैंग खतरे में है, तो वे स्वाभाविक रूप से हुआंग फैंग के बारे में चिंता करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि हालांकि उनमें से अधिकांश हुआंग फैंग को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, अब हुआंग फैंग तियानजो राज्य के वुलिन की ओर से है। यदि हुआंग फैंग हार जाता है, तो इसका मतलब है कि तियानजो राज्य का वुलिन हार गया है। जाहिर तौर पर वे इस नतीजे को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए एक एक करके, भले ही वे हुआंग फैंग को नहीं जानते हो, वे अपने दिल में हुआंग फैंग की जय जयकार करते हैं। जहां तक कुछ हेडमास्टरों और दाग वाले चेहरे का सवाल है, मैं देख सकता हूं कि दाग वाले चेहरे से लड़ने की प्रक्रिया में हुआंग फैंग ने जो किया, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, वह हल्कापन कौशल वगैरह हो सकता है। शुरुआत में हुआंग फैंग बहुत कुशल नहीं थे, लेकिन समय बीतने के साथ हुआंग फैंग इससे और अधिक परिचित हो गए। अब उसके पास कोई पिछला नहीं है। यह एक गड़बड़ है। हालांकि हम वापस नहीं लड़ सकते, लेकिन ये पहले से काफी बेहतर है। स्कारफेस का दिल और भी अधिक चिंतित है। केवल वह जानता है कि उसकी तलवार क्यूई का हमला लंबे समय तक नहीं चलेगा। उस समय ये पहले जैसा ही हो जाएगा। हुआंग फैंग लगातार खुद पर चालें खेलता रहता है, लेकिन वह हुआंग फैंग के कपड़ों के कोने को भी नहीं छू पाता। हालांकि उसके लिए अब और चिंता करना बेकार है। उसका निचला कार्ड दिखाया गया है। ये सबसे मजबूत ताकत है जो उसने दिखाई है। प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञों से भी वह कुछ देर तक लड़ सकता है। हालांकि युवक को उसके सामने ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यह आदमी कौन है? ये राक्षस तियानजो राज्य के वुलिन में कब दिखाई दिया? ये सिर्फ दाग वाला चेहरा नहीं है जो चिंतित है, बल्कि युआन लियांग भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ है, जो कि अलग है उसने पहले सोचा। उसके सामने का दागदार चेहरा वास्तव में उसके परिवार का एक शिष्य है। हालांकि वह मास्टर कोंग मिंग के विचार के कारण रक्त ज्वाला संप्रदाय में शामिल हो गया। अन्यथा उनकी क्षमता युआन लियांग से भी बेहतर है। वह युआन लियांग का अधीनस्थ कैसे हो सकता है?
मास्टर कोंग मिंग और युआन लियांग की कल्पना इस साधारण शिष्य का उपयोग तियानझो राज्य के वुलिन के मनोबल के खिलाफ लड़ने और अगली लड़ाई की तैयारी के लिए करने की है। हालांकि अब ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी। ये पूरी तरह से उनकी योजना से बाहर है कि तियानझो देश में हुआन फैंग जैसा राक्षस है। तो अब युआन लियांग जल्दी में है। ये देखकर कि उसका अवसर खो जाएगा, वह चिंतित हो सकता है कि मास्टर बेन कोंगमिंग बाद में हिसाब चुकता कर देंगे। हालांकि उसके पास चिंता करने का कोई तरीका नहीं है। अब ये देखना बाकी है कि क्या दाग वाला चेहरा हुआन फैंग को हरा सकता है। लेकिन इस समय हुआन फैंग के पास अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं है। अब उसे लिंगबो के सूक्ष्म कदमों का रहस्य महसूस हो रहा है। उसके सामने का दागदार चेहरा मुकदमे के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है। दूसरे पक्ष की ताकत उसकी अपनी ताकत से बेहतर है और उसे कोई चिंता नहीं है। भले ही वह मर गया हो, वह वास्तविकता में लौट आता है। इसलिए हुआन फैंग कठिनाई को समझना चाहते हैं और लिंगबो माइक्रोस्टेप से परिचित होने का मौका पाना चाहते हैं। और उसके परिणाम अभी भी अच्छे हैं। अब उसे लिंगबो के सूक्ष्म कदमों की पहले से बेहतर समझ है और वो पहले की तरह शर्मिंदा नहीं है। इसलिए वो जवाबी हमले के बारे में सोचने लगा। इस बार हुआन फैंग ने केवल धातु की मुट्ठी का उपयोग किया, क्योंकि वो क्याओ बेनेली मुट्ठी के मामले को उजागर नहीं करना चाहता था। आखिरकार वो उस चीज की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सका। बस इसी वजह से हुआन फैंग का हमला बहुत अप्रभावी लगता है, जैसे कि उसकी चालें बहुत सामान्य हो। निस्संदेह कोई भी यह नहीं सोचता कि वो हिल नहीं सकता। आखिरकार भले ही वो एक ढीला ढाला कृषक हो और कुछ सामान्य चालें सीखना चाहता हो, वो ऐसा कर सकता है। ऐसा लगता है कि इस छोटे भाई के पास अच्छे मार्शल आर्ट मूव्स का अभाव है। घटनास्थल पर कई नेताओं ने हुआन फैंग की कमियों को देखा है। वे अब उसे हमारे साथ आने के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। अब उन्हें पता चला कि हुआन फैंग में क्या कमी है। उनके पास शुरू करने के लिए एक जगह है। भाई हुआन की चाल वास्तव में है। ली डेयू ने भीड़ में हुआन फैंग को देखा। हालांकि हुआन फैंग चेहरे के दाग को दबा सकता है। हुआन फैंग का वर्णन करने के लिए ली डेयू बहुत बुरा शब्द का उपयोग करने में अच्छे नहीं है। हो सकता है कि भाई हुआन के पास ज्यादा चालें न होने के कारण उन पहाड़ी डाकुओं ने उन पर हमला किया हो, लियू मिंगजी ने कहा। हालांकि ऐसा लगता है कि इस स्पष्टीकरण को समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर यह इस स्पष्टीकरण के लिए नहीं है तो हुआन फैंग के पिछले अनुभव को कैसे समझाया जाए। हालांकि हुआन फैंग की चालें खराब है, लेकिन उसके पास लिंगबो के सूक्ष्म कदम है। अब वो उनका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता है, इसलिए उसके लिए अपने दागदार चेहरे को चोट पहुंचाना कठिन है। इसलिए हालांकि हुआन फैंग की चालें शक्तिशाली नहीं है, फिर भी वे लंबे समय के बाद भी उसके दागदार चेहरे को चोट पहुंचाते हैं। इस समय दाग वाला चेहरा थोड़ा पागल लगता है। वो महसूस कर सकता है कि हुआन फैंग की ताकत उसकी ताकत जितनी अच्छी नहीं है। हालांकि अजीब गति के कारण वो बिल्कुल भी जीत नहीं पाता, जिससे उसे गुस्सा और घुटन महसूस होती है। इसलिए वो हुआन फैंग पर पागलपन से हमला करता है, यहाँ तक कि उसकी चालें भी थोड़ी गड़बड़ होती है। इस मामले में हुआन फैंग इससे अधिक आसानी से निपट सकता है। कुछ देर तक रुकने के बाद हुआन फैंग ने आखिरकार एक दूसरे पर मुक्का मारा। हालांकि हुआन फैंग का इरादा जाने देने का नहीं था। बेशक उसका इरादा एक दूसरे को मारने का नहीं था। इसके बजाय उसने इसे फिर से अपनी पीठ पर चिपकाया, अपने दाहिने हाथ से उसकी बांह पकड़ ली और उत्तरी मिंग को अपने शरीर में दिव्य शक्ति से घुमाना शुरू कर दिया। ये हुआन फैंग का एक और उद्देश्य है। आपको पता होना चाहिए कि यह आदमी एक दुर्लभ द्वितीय श्रेणी का शिखर विशेषज्ञ है। उसकी आंतरिक शक्ति उससे कहीं अधिक प्रबल होनी चाहिए। इसलिए हुआन फैंग लंबे समय से एक दूसरे को घूर रहे हैं। हालांकि उत्तरी नरक जादू कौशल जादुई है। ऐसे व्यक्ति को अपने में समाहित करना खतरनाक है जिसकी आंतरिक शक्ति उसकी अपनी शक्ति से अधिक मजबूत है। इसलिए हुआन फैंग अपनी आंतरिक शक्ति को तभी अवशोषित कर सकता है जब उसने दूसरे व्यक्ति को धैर्यपूर्वक चोट पहुंचाई हो। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 451 चलो चले। जब से मैं हार गया हूं, अगर मुझे मारना या काटना हो तो मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। वह दागदार चेहरा हुआन फैंग को अनिच्छा से देखता है, फिर भी सोचता है कि हुआन फैंग उसके जैसा ही है। सभी दूसरे पक्ष का जीवन चाहते हैं, बस अब ऐसा लगता है वे स्वयं हुआन फैंग का जीवन नहीं चाहते हैं। मुझे तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। हुआन फैंग ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और कहा, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति, मैं विनम्र नहीं हूँ। आपका क्या मतलब है? स्कारफेस स्पष्ट रूप से एक लेंग है, हालांकि इस समय उसने कुछ नहीं किया है। हुआन फैंग ने उत्तरी मिंग कुंग फू का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस शीर्ष कुंग फू का उपयोग करने का यह उनका पहला अवसर है। वास्तविक दुनिया में आंतरिक शक्ति वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये जानने के बाद कि उन्हें मार्शल आर्ट की दुनिया में स्थानांतरित कर दिया गया है, हुआन फैंग अभी भी बहुत खुश है। उनके उत्तरी मिंग कुंग फू को आखिरकार उपयोग करने की जगह मिल गई है। वो यहाँ एक बार आए तो खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। इसलिए शुरुआत में हुआन फैंग ने यहाँ एक अच्छी सांस लेने का मन बनाया। उन्होंने यहाँ आकर अपना समय बर्बाद नहीं किया। यही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो सामने आए और इस दाग वाले चेहरे से मुकाबला करे और युद्ध के मैदान के लिए तैयार हो। हैरान चेहरे वाला चेहरा जल्द ही समझ गया कि हुआन फैंग का क्या मतलब है, क्योंकि वह ये देखकर भयभीत हो गया था कि उसके शरीर में आंतरिक बल तेजी से नष्ट हो रहा था, जो आंतरिक बल का उपयोग करने जैसा नहीं था। उस स्थिति में घटना के बाद आंतरिक बल को पुनर्प्राप्त किया जाएगा, बस समय लगेगा। लेकिन अब उसकी आंतरिक शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है, जो कुल राशि में परिवर्तन है। यही उसकी घबराहट का कारण है। इसके अलावा उन्होंने पाया कि ये बिखरी हुई आंतरिक शक्ति हवा में गायब नहीं हुई, बल्कि उसकी बांह के साथ हुआन फैंग के शरीर में चली गई। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो सिर्फ अपने चेहरे पर डर के भाव ही दिखा सकता है। भले ही वो प्रतियोगिता में हुआन फैंग से हार गए, लेकिन वो सामने नहीं आए। लेकिन अब ऐसा होता है। इससे आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए। स्वाभाविक रूप से उन्हें नहीं पता था कि हुआन फैंग और दाग वाले चेहरे के बीच क्या चल रहा था। वे जो देख सकते थे वो ये था कि हुआन फैंग ने निशान वाले चेहरे को खींच लिया और फिर निशान वाले चेहरे ने हिलना बंद कर दिया और चेहरे पर डर भी था।
इस तरह की परफॉर्मेंस ने सीन को चर्चा में ला दिया। इसे स्कारफेस के डर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस दुनिया में उसने किसी तारे को चूसने या उत्तरी नरक के जादुई कौशल के बारे में नहीं सुना है, इसलिए वो नहीं जानता कि हुआंग फेंग ने ये कैसे किया, और ये आंतरिक शक्तियां वर्षों की कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त की जाती है। अब वो खो गया है, वो कैसे हार मान सकता है और कैसे नहीं डर सकता। लेकिन वो एक विशेषज्ञ होने का आदी है और दूसरों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, वो ऐसे नतीजे को कैसे स्वीकार कर सकता है, खासकर अब वो प्रथम श्रेणी की स्थिति में कदम रख चुके हैं। लेकिन अचानक ऐसा बदलाव आ गया जिसे स्वीकार करना उनके लिए और भी मुश्किल है। और हुआंग फेंग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आखिरकार उत्तरी मिंग जादू का उपयोग करने का यह उनका पहला मौका है। वो एक बड़ी ऊर्जा महसूस करता है और लगातार दूसरे पक्ष के शरीर से अपने शरीर में प्रवेश करती रहती है। वो जानता है कि ये ऊर्जाएं दूसरे पक्ष की आंतरिक शक्ति है, हालांकि क्योंकि ये आंतरिक शक्तियां दूसरे पक्ष द्वारा विकसित की जाती है, न कि उसके हुआंग फेंग की, इसलिए ये ऊर्जाएं उसके शरीर में प्रवेश करती हैं। जब वो उसके शरीर में आया तो उसने आदेशों को नहीं सुना और इधर उधर चला गया। हालांकि यह उत्तरी मिंग कुंफू वास्तव में शीर्ष कुंफू है। यह अधूरे तारा चूसने से भिन्न है। तारांकन अन्य लोगों की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करने के बाद इसे पूरी तरह से अवशोषित करना कठिन है। हालांकि यह उत्तरी मिंग कुंफू अवशोषित आंतरिक शक्ति को आत्मसात कर सकता है और इसे उत्तरी मिंग क्यूई में बदल सकता है। इसलिए उन अव्यवस्थित तारों की आंतरिक शक्तियां लंबे समय तक सक्रिय नहीं रही, नहीं उन्होंने हुआंग फेंग को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया। फिर वे हिंसक अवस्था से शांत अवस्था में परिवर्तित हो गए। हालांकि हुआंग फेंग ने पाया कि इन जख्मी चेहरों की आंतरिक शक्तियां बेमिंग क्यूई में नहीं बदली, बल्कि उनके अपने शरीर में नई ऊर्जा भी बन गई। यह ऊर्जा काफी शक्तिशाली है, हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा। शुरुआत में बेमिंग जादू शरीर में अन्य आंतरिक शक्तियों को भंग कर सकता है, लेकिन इस ऊर्जा का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं है। अब बेमिंग जादू द्वारा अवशोषित आंतरिक शक्ति को बेमिंग क्यूई में परिवर्तित नहीं किया गया है, बल्कि इस नई ऊर्जा में भी, लेकिन मात्रा कम लगती है, जैसे शुद्ध किया जा रहा है, लेकिन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। क्या यह ऊर्जा बेमिंग की वास्तविक क्यूई से अधिक शक्तिशाली है? हुआंग फेंग ने मन ही मन सोचा कि यही वो समय था जब वो वास्तव में इस ऊर्जा को महत्व देता था, जो कि बेमिंग की वास्तविक क्यूई से भी अधिक शक्तिशाली थी। मैं भविष्य में तुम्हें जादू और मार्शल आर्ट कहूंगा। हुआंग फेंग ने अपने शरीर की ऊर्जा के लिए एक नाम सोचा। आखिरकार यह ऊर्जा जादू और आंतरिक शक्ति का मिश्रण है। हुआंग फेंग अभी भी अन्य चीजों के बारे में सोच रहा है, लेकिन दाग वाला चेहरा हिल भी नहीं सकता। डर के अलावा उसके मन में और कोई विचार नहीं है। ये शापित मूर्ख हार गया। युआन लियांग ने मैदान पर निश्चल घाव वाले चेहरे को देखा और एक भयानक शाप के साथ कहा, उसने ये योजना बनाई थी, लेकिन अब यह विफल हो गई है। उसने सोचा कि यहाँ, उसने धुंध भरी आंखों से अपनी तरफ देखा। वो शिष्य जो पहला राउंड हार गया था, जो मूर्ख भी है। गरीब शिष्य को नहीं पता था कि उसे युआन लियांग ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि वो प्रतियोगिता हार गया। आखिरकार दागदार चेहरा दूसरी कक्षा की सबसे अच्छी ताकत थी। युआन लियांग ने उसके बारे में कोई सलाह लेने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वो मास्टर कोंग मिंग द्वारा पाया गया था और चेहरा दिया जाना था। हालांकि प्रतियोगिता से बाहर आने वाले पहले शिष्य का जीवन इतना अच्छा नहीं था। प्रतियोगिता हारने के बाद युआन लियांग को अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। ये साधारण शिष्य स्पष्टतः एक अच्छा लक्ष्य है। तभी हुआंग फेंग ने जख्मी चेहरे की बाहों को छोड़ दिया और कहा, चलो चलें। ये देखकर कि हुआंग फेंग का इरादा इस दागदार चेहरे को मारना नहीं था, वे नेता चिंतित थे। बड़े टोंग के नर्म दिल के कारण उन्होंने पहले ही एक धमकी को जाने दिया था। अब ये दाग वाला चेहरा युआन लियांग से भी बदतर है। अगर ऐसे लोगों को वापस रखा गया तो भविष्य में उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बहुत से हेडमास्टर सोचते हैं कि हुआंग फेंग इस अवसर पर इस दाग वाले चेहरे को खत्म कर सकते हैं। हालांकि हुआंग फेंग के शब्द पहले ही कहे जा चुके हैं और ये हेडमास्टर कुछ भी कहने में अच्छे नहीं है। इस वक्त अगर वे दोबारा मुंह खोलेंगे तो लगेगा कि उन्होंने कुछ किया है। कुछ चीजें की जा सकती हैं, लेकिन वे इसे सीधे तौर पर नहीं कह सकते। हालांकि ये नेता हुआंग फेंग पर बहुत नर्म दिल होने का भी आरोप लगाते हैं। वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्होंने टोंग के अनुभव से सीखा है और फिर भी यह रास्ता चुना है। हालांकि वे आखिरकार हुआंग फेंग को पाना चाहते हैं, इसलिए यदि वे हुआंग फेंग को दोषी ठहराते हैं तो वे केवल इसके बारे में सोच सकते हैं और इसे नहीं कह सकते। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 452 परेशान। हालांकि हर किसी को आश्चर्य हुआ। हुआंग फेंग द्वारा उसे जाने देने के बाद पहली बार चेहरे का निशान नहीं गया और उसने कुछ नहीं बोला, इसलिए स्तब्ध होकर वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। जल्दी वापस आना। हालांकि युआन लियांग स्कारफेस की प्रतियोगिता हारने से असंतुष्ट थे। आखिरकार यह उनके लिए प्रसिद्ध होने का एक अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने स्कारफेस के चेहरे को न देने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार दूसरे की ताकत पक्ष उससे बेहतर था और युआन लियांग को यह भी पता है कि तियानजो राज्य के विलिन लोग पहले ही खुद को मार चुके हैं। अब उन्हें नहीं पता कि वो युवक कैसा गैंगस्टर है। उसने वास्तव में इस दाग वाले चेहरे को जाने दिया। वो स्वाभाविक रूप से उम्मीद करता है कि दूसरा पक्ष जल्द ही वापस आएगा और फिर वे यहाँ से चले जाएंगे। आखिरकार वो और दाव दोनों के चेहरे पर चोट के निशान है। यदि वे जल्दी नहीं गए तो देर हो जाएगी जब दूसरा पक्ष पछताएगा। हालांकि चेहरे पर चोट का निशान किसी खोई हुई आत्मा की तरह था। उसने सुना नहीं कि उसने क्या कहा, लेकिन वो फिर भी मूर्खतापूर्वक खड़ा रहा। युआन लियांग ने भौहें चढ़ा ली और सोचा, क्या इस आदमी को उस दिन झोगो के बच्चों ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पीटा था? ये देखकर कि दूसरा पक्ष खुद को नजरअंदाज कर रहा है, युआन लियांग को अपने शिष्यों से आगे आने और उसे वापस खींचने के लिए कहना पड़ा, दोबारा खुद को मूर्ख मत बनाओ। लेकिन जब रक्त ज्वाला संप्रदाय का शिष्य पपरीदार चेहरा बनाने गया तो पपरीदार चेहरा अचानक पागल हो गया और हुआंग फेंग से चिल्लाया, शैतान, तुम्हारे पास अभी भी मेरी आंतरिक शक्ति है, तुम मेरी आंतरिक शक्ति लौटा दो। हुआंग फेंग भीड़ की ओर ऐसे चलता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। रक्त ज्वाला संप्रदाय के शिष्य को डर था कि उसका दागदार चेहरा तियानजो के लोगों को परेशान करेगा, इसलिए उसने जल्दी से एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की।
हालांकि वो ये भी जानता है कि वो तीसरे दर्जे से कम कुंग फू के साथ एक दूसरे को रोक नहीं सकता है। भले ही दूसरा पक्ष घायल हो गया हो, वो सिर्फ अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। उसे आश्चर्य हुआ, उसने आसानी से दूसरी तरफ खींच लिया। भले ही उसके मन में कोई तैयारी नहीं थी और उसने लड़खड़ाते हुए दूसरी तरफ खींच लिया, लगभग गिर गया और गड़बड़ हो गई। तो क्या चल रहा है? रक्त ज्वाला संप्रदाय के साधारण शिष्य ने संदेहपूर्वक सोचा। इस समय दाग वाला चेहरा अभी भी संघर्ष कर रहा था। उसका लाल चेहरा देखकर उसे पता चल गया कि उसकी सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है। हालांकि उसने बस धीरे से खींचा, लेकिन दूसरा पक्ष दूर नहीं जा सका। क्या वो गंभीर रूप से घायल है या उसके पास बिल्कुल भी दोयम दर्जे की ताकत नहीं है? लेकिन क्या वो डराने वाला है? रक्त ज्वाला संप्रदाय के शिष्य ने मन ही मन सोचा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या सोचा था। उसे ऊपर आने और निशान वाले चेहरे को पीछे खींचने का आदेश दिया गया था, इसलिए चूंकि वो दूसरी तरफ खींच सकता है, वो विनम्र नहीं है, इसलिए उसने दूसरे पक्ष को पूरी तरह से पीछे खींच लिया। लेकिन निशान वाले चेहरे को पीछे खींच लिया, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई एहसास नहीं है। फिर भी वो संघर्ष कर रहा था, हुआंग फेंग के पीछे चिल्ला रहा था। घटनास्थल पर माहौल थोड़ा अजीब था। एक दोयम दर्जे के विशेषज्ञ को जनता के सामने घसीटा गया। रक्त ज्वाला संप्रदाय के शिष्य के लिए कई लोगों के पसीने छूट रहे थे। भाई हुआंग, आप वास्तव में शक्तिशाली हैं। वो दोयम दर्जे का शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ है। ये हमारे नेता से भी अधिक शक्तिशाली है। आपने लोगों की नजरों में हुआंग फेंग को जीत लिया है। वापस उसी स्थान पर पहुंचा दे जहां वो पहले खड़े थे। देखें उसे वापस, लियू मिंगजी ने जल्दी से कहा। पूजा की आंखें देखी जा सकती है। भाग्यशाली, भाग्यशाली, हुआंग फेंग ने कहा कि अगर उसके पास लिंगबो माइक्रोसटेप नहीं होता तो वो उस आदमी का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। कोई भाग्य नहीं भाई हुआंग, अब आप हमारे आदर्श हैं। ली ड्यू ने भी चमकती आंखों से हुआंग फेंग को देखा। हुआंग फेंग की ताकत ने उन्हें और तियानजो राज्य के विलिन लोगों को पूरी तरह से जीत लिया है। क्योंकि हुआंग फेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया, उनके तियानजो राज्य के विलिन ने किंगफेंग राज्य पर भी जीत हासिल की। हुआंग फेंग बस मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, लेकिन चुपचाप अपने द्वारा प्राप्त की गई आंतरिक शक्ति को पचा लिया। किंगफेंग देश में उन लोगों को देखो, वे वास्तव में अपमानजनक हैं। क्या वे हार नहीं सकते? पिछले वाले ने हारने के बाद एक गुप्त हमला किया। अब यह अधिक अतिरंजित और सीधे तौर पर पागल है। हालांकि ये बहुत फायदेमंद है, हम एक दूसरे दर्जे के चरम विशेषज्ञ को पागल करने में सक्षम होंगे। लियू मिंगजी ने उस जख्मी चेहरे को देखा जो पीछे की ओर खींचा गया था और अभी भी चिल्ला रहा था, और तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह पीछे खींचने की? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो बाद में तुम्हें परेशान करेगा? रक्त ज्वाला संप्रदाय के शिष्य द्वारा दाग वाले चेहरे को पीछे खींचने के बाद उससे परिचित एक व्यक्ति ने उससे फुसफुसाया। अब रक्त ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों को भी डर का एहसास होता है। वो तियानजो साम्राज्य की दुष्ट आत्मा नहीं है और वो दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। दूसरे पक्ष के स्वभाव से वो वास्तव में खुद को परेशानी में पा सकता है। हालांकि उसका मुंह स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि वो डर गया था, इसलिए उसने कहा, इसका मतलब है आप उससे डरते हैं। जैसा कि आप उसे देखते हैं, मुझे लगता है कि उसकी ताकत खत्म हो गई है, जो एक दोयम दर्जे की तरह है, चरम विशेषज्ञ। मैंने उसे एक हाथ से आसानी से पीछे खींच लिया। ये भी सच है, क्या वो सचमुच दोयम दर्जे का विशेषज्ञ नहीं है? जाहिर है, उसके बगल वाले आदमी ने देखा कि उसने अभी क्या किया है। उसके जख्मी चेहरे के साथ अगर उसे इस तरह घसीटा गया तो वो क्रोधित हो जाएगा। हालांकि अभी उसका कोई प्रदर्शन नहीं था, बस पागलों की तरह भौंक रहा था। इस समय तियानजो राज्य के कई नेता आगे आए और रक्त ज्वाला गिरोह के लोगों पर नजर डाली। उनमें से एक ने कहा, प्रतियोगिता के 3 दौर समाप्त हो गए हैं। अंत में ये स्पष्ट है कि तियानजो राज्य जीत गया है। मुझे नहीं पता कि किंगफेंग राज्य के मित्र के बारे में और क्या कहूं। आप खेल हारने को तैयार है, आप वास्तव में प्रतियोगिता जीतते हैं। हालांकि यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन घटनास्थल पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब उसे धोखा देना आसान नहीं है। इसके अलावा उसकी तरफ का दागदार चेहरा अब नहीं जानता कि क्या नसें चल रही हैं। भले ही वो किसी भूत के विचारों के साथ खेलना चाहता हो, कोई रास्ता नहीं है। तियानजो का वुलिन वास्तव में एक ड्रैगन झुका हुआ बाघ है। हमारा रक्त ज्वाला संप्रदाय खो गया, मैं जा रहा हूँ। युआन लियांग ने आगे कहा कि उन्होंने जिस बात पर जोर दिया वो ये था कि वो रक्त ज्वाला संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि किंगफेंग देश की मार्शल आर्ट का। इस तरह अपमान में भी किंगफेंग देश की मार्शल आर्ट शामिल नहीं होगी। इसके अलावा वो एक संप्रदाय के साथ पूरे तियानजो मार्शल आर्ट को चुनौती देता है। अगर वो हार भी जाता है तो इसका उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। कहा जा सकता है कि उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक हिसाब लगाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीतता है या हारता है, वो बहुत ज्यादा नहीं हारेगा। तियानजो राज्य के लोगों ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में सोचा। उन्होंने युआन लियांग पर अपने दांत पीस दिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। जब उन्होंने दूसरे पक्ष का हाथ बढ़ते देखा तो वे लोगों के साथ चले गए। वे और भी क्रोधित थे। बस इन कमीनों को जाने दो, यह अच्छा नहीं है। हम इतनी मुश्किल से जीते कि हमें बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। हेडमास्टरों में से एक ने भौहें चढ़ा दी। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 453 पलायन, अर्थात वे प्रतियोगिता हारने के बाद इतनी आसानी से क्यों निकल सकते हैं? जाहिर है, ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जो परेशान है। बेशक हम उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। हालांकि उनमें से बहुत सारे नहीं है, एक द्वितीय श्रेणी शीर्ष और एक द्वितीय श्रेणी शीर्ष है। यदि ऐसे लोगों को वापस रखा जाता है तो ये बाघ को वापस जाने देना है पहाड़ पर, उन्हें जाने मत दो। उनके बगल वाले नेता ने कहा। जाहिर है, उन्हें नहीं पता था कि उनके मुंह में दूसरे दर्जे के शिखर गुरु के पास कोई आंतरिक शक्ति नहीं थी। वो एक सामान्य व्यक्ति था, सामान्य लोगों से भी कमजोर, क्योंकि वो अभी भी घायल था। अन्य नेता जो स्पष्ट रूप से इसी विचार को नहीं जानते हैं, वे युद्ध के मैदान में एक दूसरे से मिलने वाले हैं। इस समय उन्होंने इन दोनों स्वामी को वापस रख दिया। ये स्वयं को असहज करने के लिए नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? अभी हम ऐसा नहीं कर सकते, अन्यथा ये कहना हमारी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है।
तुरंत एक नेता ने कहा, हालांकि हम उनका अनुसरण कर सकते हैं, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद भले ही किंगफेक देश के लोग कहते हैं कि हमने ये किया है, हमें इसे स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए। हम इसे स्वीकार नहीं करते, वे इसमें मदद नहीं कर सकते जब तक हम इसे यहाँ नहीं करते। अन्य नेता भी ताऊ से सहमत थे। आखिरकार निर्णय हो गया। दूसरे पक्ष की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। दो सबसे खराब लोग अब घायल हो गए हैं। हालांकि वे जीवित रहना और दूसरों के हाथों में पड़ना नहीं चाहते, तो आखिर में यहाँ के हेडमास्टर उनमें से आधे आधे बांट देते हैं। वे अपने कुछ शिष्यों को लेते हैं और युआन लियांग और अन्य का अनुसरण करते हैं। प्रतियोगिता खत्म हो गई और भीड़ तितर बितर होने लगी। सामान्य शिष्य स्पष्ट रूप से नहीं जानते कि नेता क्या करने जा रहे हैं। आज की प्रतियोगिता में उनका तियानझो साम्राज्य फिर से जीत गया, इसलिए हर कोई अच्छे मूड में है और वे शराब पीने के लिए शराबखाने में जाने के लिए तैयार है। और हुआन फैंग सबसे बड़ा था। बहुत से लोग उसे जानने लगे और उसे शराब पीने के लिए बुलाना चाहते थे। हुआन फैंग ने उनमें से कुछ को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो निर्दयी था, इसके बजाय उन्होंने बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया। वो वास्तव में नहीं जानता था कि किससे वादा किया जाए। जाहिर है, लियू मिंगजी और ली डेयू भी हुआन फैंग के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और अपनी दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए बाद के निमंत्रणों को उनके द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हालांकि वे हुआन फैंग को शराब पीने के लिए रेस्तरां में ले गए। मधुशाला में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पहले युद्ध देखा था। ये लोग टोस्ट का प्रस्ताव देने आए थे। हुआन फैंग मना नहीं कर सके। सौभाग्य से वो शराब को शरीर से बाहर निकाल सकती है, अन्यथा वो इन लोगों के उत्साह को बर्दाश्त नहीं कर पाती। भाई हुआन, अब आप मंगेशान शहर में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। यहाँ तक कि फुयांग भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। हुआन फैंग द्वारा दूसरे आदमी को भेजने के बाद लियू मिंगजी ने मुस्कुराते हुए हुआन फैंग से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं सबसे लोकप्रिय हूँ या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस तरह पीऊंगा तो मैं यहाँ सबसे ज्यादा नशे में रहूंगा। हुआन फैंग ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा कि उसने आज सचमुच बहुत ज्यादा शराब पी ली है। ये भी हमारी खुशी है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। यदि आप नहीं होते तो तियानजो में हमारा वुलिन आज हार गया होता, ली डियू ने कहा। हाँ ये है, लियू मिंगजी ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा भाई हुआन के पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट है और वह सहज है। फू यान के विपरीत उनकी नाक आसमान में है। पूरे दिन वो गर्व करने वाले तियानजो देश की पहली युवा पीढ़ी है। लियू मिंगजी स्पष्ट रूप से उस फुयान की ओर नहीं देख सकते। हालांकि दूसरे पक्ष की मार्शल आर्ट उनसे ऊंची है, लेकिन उनका अहंकारी रूप वास्तव में नापसंद है। ऐसा मत कहो, उन्होंने आज योगदान दिया है। ली डेयू को फुयान भी पसंद नहीं है, लेकिन वह एकता को नष्ट नहीं करना चाहता। अगर लियू मिंगजी ने इसके बारे में सुना तो यह एक और मुसीबत होगी। लियू मिंगजी ने अपनी पीठ घुमा ली और कुछ और नहीं कहा, लेकिन हुआन फैंग को पता था कि वो अभी भी फुयान को सुधार नहीं सकता है। वास्तव में हुआन फैंग को उस फुयान के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। जब वो चौक से बाहर निकला तो उसने हुआन फैंग को खोजने की पहल की। उन्होंने विनम्र या बधाई देने वाली कोई बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि हुआन फैंग मार्शल आर्ट में अच्छे थे। हालांकि युवा लोग गर्व नहीं कर सकते और लोगों का सम्मान नहीं कर सकते। हुआन फैंग उनसे छोटे हैं। हालांकि हुआन फैंग वास्तव में उससे पूछना चाहता है, वो कहाँ देखता है कि उसे गर्व है और वो उसका सम्मान नहीं करता है। हालांकि हुआन फैंग आखिरकार एक विदेशी है और एक दूसरे के साथ बहुत अधिक उलझना नहीं चाहता है। भाई हुआन, आप आगे क्या करने जा रहे हैं? लियू मिंगजी ने पूछा। वो जानता था कि हुआन फैंग अकेले यहाँ आ रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुली खेती करता था। कोई संप्रदाय नहीं है। या तो आप हमारे कियाओ संप्रदाय का एक साथ पालन करें, या आप इसकी देखभाल कर सकते हैं। हालांकि हमारा कियाओ संप्रदाय एक शीर्ष स्तरीय संप्रदाय नहीं है, फिर भी यह पैमाने में ठीक है। इसके अलावा हम सभी बहुत एकजुट हैं और नहीं करेंगे आपके साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। हालांकि लियू मिंगजी कियाओ संप्रदाय के नेता नहीं है, नहीं उन्हें हुआन फैंग से संपर्क करने का कोई निर्देश मिला है। ऐसे विशेषज्ञ को देखकर वो स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को अपने संप्रदाय में रखना चाहते हैं और अपने संप्रदाय की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा लियू मिंगजी हुआन फैंगहाओ की खातिर भी है। हालांकि हुआन फैंग के पास उत्कृष्ट मार्शल आर्ट है, लेकिन अगर वो युद्ध के मैदान में जाता है तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता है। ये बहुत खतरनाक भी है। आखिरकार एक नायक ज्यादा संघर्ष नहीं कर सकता। मुझे अभी तक कोई विचार नहीं है, हुआन फैंग ने माफी मांगते हुए कहा। मैं पहले अग्रिम पंक्ति में जाना चाहता हूँ। इस बार मुझे मेरे पिता ने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का आदेश दिया था। जब मैं इससे मिला तो मैंने अपना अनुभव बढ़ाया। तो ठीक है, लियू मिंगजी भी अनिच्छुक नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्यार से उसे याद दिलाया, अगर भाई हुआन को किसी भी मदद की जरूरत है तो हम जल्द ही अग्रिम पंक्ति में जाएंगे। हालांकि हम आपको बता सकते हैं। जरूर। हुआन फैंग लियू मिंगजी और ली डेयू की ईमानदारी को महसूस कर सकते थे और उन्होंने बहुत अधिक इनकार नहीं किया। खाने के बाद हुआन फैंग सीमावर्ती शहर के लिए रवाना हुए, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जब वो वहां पहुंचा तो वो बाकियों को पकड़ने में सक्षम हो गया। जब हुआन फैंग अपने रास्ते पर थे, युआन लियांग भी अपने शिष्यों के साथ अपने रास्ते पर थे। वह जानता था कि तियानजो में भी लोग उसे आसानी से जाने नहीं देंगे। लोगों के सामने तो उन्हें करना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके पीछे उनकी इतनी चिंताएं नहीं होंगी। अब वो घायल हो गया है और जिस दागदार चेहरे पर भरोसा किया जा सकता है वो न केवल घायल है बल्कि पागल भी है। पूरे रास्ते वो लगातार चिल्ला रहा है और उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। उसे अपने शरीर में आंतरिक शक्ति के अस्तित्व का एहसास नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे वो एक सामान्य व्यक्ति है। चाहे कुछ भी हो, युआन लियांग जानता है कि दूसरा पक्ष अब उस पर भरोसा नहीं कर सकता। वो खुद पर निर्भर है। मास्टर कांग मिंग द्वारा दी गई वज्र गोली के लिए धन्यवाद। युआन लियांग ने खुशी से सोचा कि उसने पहले नहीं सोचा था कि वो उस चीज का उपयोग करेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह उसके जीवन का आधार है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 454वें शहर।
युआन लियांग की मृत्यु हो गई, सीमावर्ती शहर से ज्यादा दूर नहीं, और उनके साथ आए रक्त ज्वाला संप्रदाय के सभी शिष्य भी मर गए। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा, जिसमें झुलसा हुआ चेहरा भी शामिल था, जो शक्तिशाली हुआ करता था। सभी मारे गए। और जिन लोगों ने युआन लियांग और अन्य की हत्या की, वे काले कपड़ों वाले लोगों का एक समूह थे। युआन लियांग और अन्य लोगों को देखने के बाद काले रंग के इन लोगों के पास कोई बकवास नहीं थी, इसलिए वे आगे बढ़े और शुरू कर दिए। एक दूसरे में कई विशेषज्ञ थे और उन्हें संख्या का लाभ भी था, इसलिए अंत को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। हालांकि युआन लियांग ने कड़ा संघर्ष किया, फिर भी वो अपनी मृत्यु के अंत को नहीं बदल सका। जहां तक दागदार चेहरे की बात है, उसे शुरू से अंत तक बिना किसी प्रतिरोध के सीधे मार दिया गया। उनकी हत्या एक ऐसे अश्वेत व्यक्ति ने की थी जो मुख्यधारा में नहीं आया था। ये बहुत अजीब है कि युआन लियांग ने दिन के अंत में एक पारदर्शी गोलाकार वस्तु जमीन पर फेंकी, जिसके बाद पूरा शख्स सन्न रह गया। फिर दागदार चेहरे की तरह वो पागल लग रहा था और बोलता रहा। यदि कोई उसके करीब जाता है तो वे उसे कहते हुए सुनेंगे, क्या हो रहा है मास्टर कोम्बिंग, आपने मुझसे झूठ बोला। हालांकि किसी को इसकी परवाह नहीं है कि एक मृत व्यक्ति क्या कहता है। युआन लियांग की मृत्यु के बाद काले कपड़े पहने वे लोग बिना किसी देरी के तुरंत चले गए। यहाँ तक कि युआन लियांग और अन्य लोग जो चीजें अपने साथ लाए थे, उनमें भी उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए युआन लियांग की मौत एक लंबित मामला बन गया है। हालांकि अब जब दोनों देश युद्ध करने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग किसी मृत व्यक्ति या उस मृत व्यक्ति की परवाह नहीं करेंगे जिसने कार्य पूरा नहीं किया है। यह वही शहर है। अच्छी भावना। शाम को हुआन फेंग एक बड़े शहर के द्वार पर खड़ा हुआ और आहें भरी। लियू मिंगजी के मार्गदर्शन के अनुसार हुआन फेंग शाम को अपने गंतव्य पर पहुंचे। आखिरकार वही शहर एक सीमावर्ती शहर है, जो नमनशान शहर से कहीं अधिक शानदार है। शहर की दीवार कम से कम 7 या 8 मीटर ऊंची है। शहर के चारों ओर 10 मीटर से अधिक चौड़ी खाई बहती है। चौड़ा गेट 3 गाड़ियों के एक साथ चलने के लिए पर्याप्त है। क्या यह प्राचीन शहर है? हुआन फेंग को लगा कि यह पहली बार है जब उसने प्राचीन शहर को अपनी आंखों से देखा है, टीवी पर नहीं बल्कि अपनी आंखों से। हालांकि मंगेशान शहर समृद्ध है, आखिरकार यह केवल एक शहर है। वहां कोई ऊंची दीवार, यहाँ तक कि खाई भी नहीं है। इसलिए यह वही शहर पहला वास्तविक शहर है जिसे हुआन फेंग ने दुनिया में देखा था। हालांकि वर्तमान में शहर का माहौल स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा नहीं है। राहगीर जल्दी में है। नगर के द्वार पर सिपाही खड़े होकर जांच कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चेकिंग बहुत सावधानी से हो रही है। हुआन फेंग के पास अपनी पहचान साबित करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि जब वो नीमांगशान शहर में था, लियू मिंगजी ने उसे कियाओ गेट का प्रमाण पत्र दिया, ताकि हुआन फेंग जासूस के रूप में पकड़े बिना सुरक्षित रूप से शहर में प्रवेश कर सके। शहर में प्रवेश करने के बाद हुआन फेंग ने पाया कि शहर जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। हालांकि इस समय सड़क के दोनों ओर फेरी वालों की चीख पुकार नहीं थी। वहां केवल सैनिकों की एक टीम थी जो हथियार लेकर तेजी से गुजर रही थी, और 2 जियांगू लोग तलवारें पहने हुए घूम रहे थे। लियू मिंगजी और ली डेयू के अनुसार वही शहर की समृद्धि मंगेशान शहर की तुलना में कहीं अधिक है। आखिरकार यह एक भारी शहर है, और मंगेशान शहर सिर्फ एक शहर है। यहाँ मुख्य रूप से तस्कर है, लेकिन अधिकांश कानून का पालन करने वाले व्यवसायी यहाँ एकत्र हैं। इसके अलावा यहाँ सैनिकों की कई चौकियां और परिवार भी हैं, इसलिए ये जटिल हुआ है। हालांकि हुआन फेंग के पास इस तरह की समृद्धि देखने का कोई मौका नहीं है। आखिरकार यह अग्रिम पंक्ति है। संवेदनशील नाक वाले व्यवसाय लंबे समय से चले गए हैं। जवानों के परिवार भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं तो गलती से पकड़े जाएंगे। हुआन फेंग को वुलिन लोगों को काम पर रखने के लिए एक पंजीकरण कार्यालय मिला। ऐसी जगह ढूंढना मुश्किल नहीं है। उसके चारों ओर बहुत से लोग तलवारें लिए हुए हैं। इसके अलावा यह वर्ग के केंद्र में बहुत विशिष्ट है। एक स्कूल कैप्टन को मारने के लिए केवल 50 लियांग सिल्वर है। ये बहुत कम है। जब हुआन फेंग पंजीकरण कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने किसी को शिकायत करते हुए सुना। हुआन फेंग को नहीं पता कि यह स्कूल कैप्टन किस प्रकार की आधिकारिक स्थिति में है। प्राचीन आधिकारिक पद पर उनका कोई शोध नहीं है। इसके अलावा आखिरकार यह चीनी इतिहास का कोई राजवंश नहीं है। भले ही वो कुछ जानता हो, जरूरी नहीं कि वो यहाँ लागू हो। आपको संतुष्ट होना चाहिए। इस बार ये काफी है। अगर हमारे सम्राट और महामहिम को इस बार खतरा महसूस होता है तो 30 लियांग चांदी का इनाम रखना अच्छा है। पास के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, यदि आप किंगफेंग देश के किसी नेता जनरल या द्वितीय श्रेणी विशेषज्ञ को मारने की क्षमता रखते हैं तो आपको 500 लियांग चांदी से पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरे दर्जे के मास्टर्स को 500 लियांग रजत से पुरस्कृत किया जाएगा। तो क्या मैंने पहले 500 लियांग को व्यर्थ में नहीं छोड़ा? हुआन फेंग ने एक दूसरे की बातें सुनी और उन्हें दया आ गई। हालांकि उन्होंने बहुत अधिक परवाह नहीं की। यहाँ उन्हें पैसा ज्यादा भी मिला तो भी उनका कोई खास फायदा नहीं हुआ। उसे आंतरिक शक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हुआन फेंग ने अपना नाम बताया, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसकी ओर देखा भी नहीं। इसलिए उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए उसे एक संकेत दिया, अन्यथा यहाँ तलवार लेकर इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं है। जहां तक इनाम प्रमाण पत्र की प्राप्ति का सवाल है, ये खूनी है। हुआन फेंग दूसरे पक्ष के प्रमुख के साथ यही साबित कर सकते हैं। ये सेना में अपनी उपलब्धियां साबित करने का भी तरीका है। ब्रांड के साथ हुआन फेंग अंततः एक अच्छा आराम करने के लिए एक सराय बुक कर सकते हैं। बिना ब्रांड के उनके पास यहाँ रहने की योग्यता भी नहीं है। देखा जा सकता है कि अब नियंत्रण कितना सख्त है। लेकिन जब हुआन फेंग आराम कर रहे थे तो मंगेशान शहर के नेताओं को पता चला कि हुआन फेंग चले गए थे। वे पहले यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वे व्यस्त थे, वे हुआन फेंग से मिलना चाहते थे, ये देखने के लिए कि क्या वे उसे संप्रदाय में शामिल कर सकते हैं। केवल इस समय वे ये जानकर निराश हुए कि हुआन फेंग चला गया था। हालांकि ये नेता निष्क्रिय नहीं है। अन्य लोगों के आने का इंतजार करते हुए वे हुआन फेंग के मामलों के बारे में भी पूछ रहे हैं। आखिरकार जब इतना युवा विशेषज्ञ अचानक सामने आता है तो वे उत्सुक होने से खुद को नहीं रोक पाते। भले ही वे उसे संप्रदाय में शामिल नहीं कर सके, फिर भी जांच करना आवश्यक है। हालांकि जांच के नतीजे बहुत संतोषजनक नहीं है। हुआन फेंग अचानक प्रकट होता है। वो केवल इतना जानता है कि वो कल यहाँ उपस्थित हुआ था।
वो कहाँ से आया उसे नहीं मालूम। हालांकि कियाओ संप्रदाय के नेता हुआ बहुत खुश हैं क्योंकि हुआंग फैंग और उनके दो नए शिष्यों के बीच अच्छे संबंध प्रतीत होते हैं। उन्होंने एक साथ 2 बार शराब पी और अच्छी बातचीत की। इस तरह उनके लिए अपने ही शिष्यों के माध्यम से हुआंग फैंग को जानना असंभव नहीं है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 455 एक्सपर्ट। हेडमास्टर, क्या आप सचमुच भाई हुआंग फैंग को यह मुट्ठी तकनीक देना चाहते हैं? लियो मिंगजी के हाथ में एक पैम्फलेट है और वो फिर से अपने नेता से इसकी पुष्टि करता है। इतना खराब भी नहीं, हेडमास्टर हुआ ने सिर हिलाया। चूंकि आप दोनों हुआंग फैंग से परिचित हैं, इसलिए इस अवसर को बर्बाद न करें। इस तरह आप दोनों अब निकलेंगे, वही शहर जाएंगे, उसके साथ जुड़ेंगे और उसे यह चीज देंगे जो इरादे का प्रतिनिधित्व करता है कियाओ संप्रदाय के। लेकिन प्रधानाध्यापक, क्या यह मुट्ठी तकनीक केवल कियाओ संप्रदाय के शिष्य नहीं सीख सकते हैं? क्या यह भाई हुआंग के लिए उपयुक्त नहीं है? ली डेयू ने कहा कि हालांकि उनके हुआंग फैंग के साथ अच्छे संबंध थे और उन्हें लगता था कि हुआंग फैंग एक दोस्त थे बनाने लायक, उसे सतर्क रहना पड़ा क्योंकि यह संप्रदायों का मामला था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि, हेडमास्टर हुआ ने अपना हाथ लहराया और कहा, हालांकि यह सात याओ थंडर मुट्ठी हमारे स्कूल की एक अनूठी मार्शल आर्ट है, यह एक गुप्त मार्शल आर्ट नहीं है। आखिरकार हुआंग फैंग तियानझो देश के मार्शल आर्ट का सदस्य है। अब है हमारे लिए ईमानदारी से एकजुट होने का समय। उनकी चालें स्पष्ट रूप से अच्छी नहीं है, इसलिए भले ही हमारा स्कूल कुछ भुगतान करे, हम तियानझो के विलीन को मजबूत कर सकते हैं। हेडमास्टर हुआ सहित कई हेडमास्टरों ने हुआंग फैंग पर नजर डाली है। ये जानने के बाद कि उनके शिष्य एक दूसरे से परिचित हैं, हेडमास्टर हुआ सोच रहे हैं कि एक दूसरे की अच्छी भावनाओं को कैसे प्राप्त किया जाए। अंत में उन्होंने अपने विचार को कियाओ की सर पर दौड़ती हुई मुट्ठी पर मारा, जो न केवल उनके दिमाग का प्रतिनिधित्व कर सकता है, बल्कि उनके स्कूल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआंग फैंग में कुछ उपयोगी चालों की कमी है। अच्छा, अब चलें। लियू मिंगजी ने कहा कि उनका इरादा हुआंग फैंग से दोस्ती करने का था। अब वो नेता का आदेश सुनकर और भी खुश हो गया। चलो चले, मैं लोगों से कहूंगा कि वे विदेशी स्वागत समारोह के लिए आपके लिए और पैसे लेकर आए। दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए बहुत बुरे मत बनो, मास्टर हुआ ने कहा। हाँ, इसलिए लियू मिंगजी और ली डेयू ने नेता हुआ द्वारा दी गई 7 याओ थंडर बॉक्सिंग और कुछ चांदी ले ली और बड़ी सेना से अलग हो गए और पहले से वही शहर की ओर भाग गए। हुआंग फैंग ने भी रात्रि भोज के बाद दोनों से मुलाकात की। तुम यहाँ क्यों हो? हुआंग फैंग 2 व्यक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। गेट बंद होने से पहले लियू मिंगजी और ली डेयू वही शहर पहुंचे। वे सभी हुआंग फैंग की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी। बेशक आप भाई हुआंग के बाद आए, लियू मिंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने सीधे नेता हुआ द्वारा दी गई कियाओ बॉक्सिंग प्रस्तुत की और कहा, हमारे नेता जानते हैं कि भाई हुआंग के पास अच्छी मुक्केबाजी कौशल नहीं है, इसलिए मुझे इसे आपके पास लाने दें। यह हमारे स्कूल का एक महत्वपूर्ण कौशल है। ये लियू मिंगजी को सुनते समय उन्होंने लियू मिंगजी से कियाओ बॉक्सिंग ली। इस बॉक्सिंग का महत्व स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को नेता हुआ की मानवीय भावनाओं को विरासत में देने के लिए है। हुआंग फैंग का दिल आंसुओं और हंसी से भर गया। भले ही लियू मिंगजी ने यह न कहा हो, वो ये जानता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब कोई उसके पास आएगा। ये बहुत संयोग है। यदि आप लोगों को स्नेह देना चाहते हैं तो यह एक ऐसा कौशल है जो मैं नहीं कर सकता। हुआंग फैंग का दिल टुकाव है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से भ्रमित होने की बात नहीं है। आखिर लोगों को नहीं पता कि उसने ये कुंग फू सीखा है। और हेडमास्टर हुआ का अर्थ हुआंग फैंग भी समझ सकते हैं कि हुआंग फैंग ने दूसरे पक्ष के अच्छे इरादों से इनकार नहीं किया, बल्कि खुशी से पदभार संभाला। इस प्रकार जब वो अगली लड़ाई में इस कौशल का उपयोग करता था तो वो इसे समझा सकता था। बाद में ली डेयू ने इस कौशल की खेती को समझाने में हुआंग फैंग की भी मदद की। व्यवहार में ली डेयू स्पष्ट रूप से लियू मिंगजी से थोड़ा बेहतर है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना हुआंग फैंग से नहीं की जा सकती। हुआंग फैंग की इस कौशल की समझ उन दोनों से भी बेहतर है और उनकी समझ गहन है। बेशक वो इसे अभी नहीं कह सकता, इसलिए वो इसे ईमानदारी से सुनेगा। अगले कुछ दिनों में हुआंग फैंग, लियू मिंगजी और ली डेयू वही शहर में रुके, तियानझो और किंगफे के बीच युद्ध के आने का इंतजार कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में उन्हें यह भी पता था कि युआन लियांग और उनकी पार्टी पर वापस जाते समय काले कपड़े पहने लोगों ने हमला किया था। हालांकि कोई सटीक खबर नहीं थी, लेकिन वे सभी समझ गए कि इसका तियानझो राज्य के विलीन से कुछ लेना देना होगा। हालांकि उन्हें न केवल कुछ गलत नहीं लगा, बल्कि तालियां भी बजाईं। हाल के दिनों में वही शहर में अधिक से अधिक वुलिन लोग हैं। इनमें से अधिकांश लोग बिखरे हुए अभ्यासकर्ता या छोटे संप्रदाय हैं। हालांकि यहाँ वुलिन लोग अधिक हैं, फिर भी मंगेशान शहर जैसी कोई परेशानी नहीं है। आखिर यहाँ बहुत सारे सैनिक तैनात हैं। इस समय कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। मुझे दूसरों की भौहों से डर लगता है। इस दिन बड़ी संख्या में वुलिन लोग मंगेशान शहर में एकत्र हुए और अंततः वही शहर में आ गए, जिससे यह अधिक भीड़भाड़ वाला और जीवंत हो गया। हुआंग फैंग ने पाया कि ये लोग स्पष्ट रूप से उस समय की तुलना में अधिक थे जब उसने उन्हें पिछली बार देखा था। जाहिर है उनके जाने के बाद वहां काफी लोग जमा हो गए। लियू मिंगजी के मुताबिक इस बार तियानझो राज्य के लगभग सभी वुलिन लोग यहाँ आए थे। यहाँ तक कि कुछ लोग जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं और उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है, वे भी पहाड़ से बाहर आ गए हैं। देखा जा सकता है कि इस बार मामले को काफी महत्व दिया जा रहा है। हुआंग फैंग ने पाया कि इन लोगों के आने से वो और अधिक व्यस्त हो गया। बहुत से लोग उनसे मिलने आए। हालांकि ये लोग प्रत्येक स्कूल के नेता नहीं हैं, वे अपने स्वयं के स्कूल की वास्तविक शक्ति के आंकड़े भी हैं, जो प्रकाश नहीं है। और उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से पूर्व प्रधानाध्यापक हुआ के समान ही है। हुआंग फैंग के बारे में कुछ भी कहना आसान नहीं है। आखिरकार किसी और ने सटीक आवश्यकताएं सामने नहीं रखी हैं, इसलिए उसे इसे ऐसे लेना चाहिए जैसे कि वो दूसरे पक्ष का अर्थ नहीं समझता है, ताकि परेशानी से बचा जा सके। हालांकि हुआंग फैंग अभी भी लियू मिंगजी और ली डेयू के संपर्क में था। वो हुआंग फैंग के प्रति बहुत विनम्र था। उनका प्रसारित करने का कतई इरादा नहीं था। उन्होंने हुआंग फैंग से यहाँ तक कहा, अगर आपको मदद की जरूरत है या आप खेती के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आप सीधे उनसे पूछ सकते हैं।
नेता हुआ का रवैया ऐसा है कि लियू मिंगजी और ली डेओ भी हुआंग फैंग से ईर्ष्या करते हैं। हालांकि वे कियाओ संप्रदाय के शिष्य भी हैं, लेकिन सामान्य समय में उन्हें कोई विशेष देखभाल नहीं मिलती है। भले ही यह हुआंग फैंग के लिए नहीं होता, उनका नेता के साथ इतना करीबी संपर्क नहीं होता। हुआंग फैंग ने भी दूसरे पक्ष के प्यार का नेतृत्व किया, लेकिन वह जानता था कि वो दूसरे पक्ष को निराश करेगा, क्योंकि वो यहाँ लंबे समय तक नहीं रहेगा। वो यहाँ का नहीं था। तियानजो के लोगों की उम्मीद और चिंता में किनफेंग की सेना और वुलिन के लोग अंततः वेई शहर में आ गए और दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने की कगार पर था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और